माननीय सदस्य सत्येंद्रनाथ तिवारी जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो प्राप्त है। ये पूछ किए तो उसके लिए आपको बधाई देते हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मंत्री जी इसमें क्या बोलना चाहते हैं? मंत्री जी पूरक भी बता दें कि इसका पूरक होना चाहिए और क्या होना चाहिए। ज्यादा समय हम चाहते हैं आपका बच जाएगा। मंत्री जी से आप उत्तर ले लेंगे। मंत्री जी बता दें, उस दिन तो बोल रहे थे। माननीय मंत्री जी, इसमें मेन विषय था अध्यक्ष महोदय कि 18 से 50 वर्ष के महिला को मैया सम्मान योजना के तहत आच्छादित है 2500 मिल रहा है। मेरा कहना था कि जो सेविका हैं, सहायिका हैं, जो स्कूल में भोजन बनाती हैं महिलाएं, उनको 2000 मिलता है। स्वास्थ्य सहिया को 2000 मिलता है। उस पर मंत्री जी का उस दिन जवाब था कि 2000 मिलता है, ये 3000 प्रावधानिक है। ये प्रावधानिक कब से इम्प्लीमेंट होगा? और जो दिव्यांग हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनको मिलता है 1000 रुपया। सपोज कोई महिला आज अगर मैया सम्मान योजना से आच्छादित है और उसका पति अगर एक्सपायर हो जाए तो क्या उसको 1000 कर देंगे? ये मतलब थोड़ा व्यवहारिक नहीं है अध्यक्ष। मंत्री का जवाब ले, इतना ही था। माननीय मंत्री जी। जी, माननीय अध्यक्ष जी और माननीय विधायक जी। विधायक जी एक्चुअली 3 विभाग का क्वेश्चन हमको पूछ लिए। एक हेल्थ का भी है उसमें, एक एजुकेशन का भी है और कल्याण का भी है। तो वो जवाब देना थोड़ा परेशानी होता है, मगर फिर भी सर मैं ये मानता हूँ कि माननीय विधायक जी का मूल प्रश्न है कि मैया योजना को लेकर के, और सिर्फ माननीय विधायक जी का ही नहीं है ये। मेरे पास जितना भी क्वेश्चन आया है, विशेषकर विपक्ष का, मैया योजना की लगभग मैक्सिमम और उसको कंपैरिजन है महोदय, वृद्धावस्था पेंशन से या अन्य कोई पेंशन है उससे, दिव्यांग से, ऐसा कंपैरिजन है। इसलिए हम चाहते हैं महोदय कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, कंसेप्ट है अलग अलग, इसकी क्या कंसेप्ट है, उसकी क्या कंसेप्ट है, उस पर एक छोटी सी हम बात करना चाहेंगे। उसके बाद अगर विधायक जी अगर कोई राय देना चाहेंगे तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे महोदय। ये मैया योजना से वृद्धावस्था पेंशन योजना का कंपैरिजन इम्पॉसिबल, मुश्किल है। ये इसीलिए सर क्योंकि मैया योजना का जो चीज़ें हैं, मैया योजना जो पैसा है वो कुपोषण को भी ख़त्म कर रहा है, वो बच्चों में हेल्थ को भी बेहतर कर रहा है, वो एजुकेशन भी ला रहा है और वो पलायन भी रोक रहा है। कैसे महोदय इसको हम लोग करेंगे, बात करेंगे। मैया माँ को एक्चुअली 18 से 50 तक है, तो 20-22 साल के बाद वो मैया माँ ही हो जाते हैं। मैया का जो बच्चे हैं सर, वो अक्सर विशेषकर आदिवासियों में सर कुपोषण का ज़्यादा मामला है, बहुत ज़्यादा। ये पैसा ना कुपोषण रोकेगा सर, मतलब माँ का भी कुपोषण रोकेगा और बच्चों का भी। अगर वो मांगेगा एक सेव दे दो तो उसके पास वो पैसा से वो सेव दे देगा, मगर वो वृद्धावस्था पेंशन से ऐसी संभावना नहीं है सर। हेल्थ पर भी है, बच्चे जब बीमार होते हैं सर तो सबसे पहले माँ परेशान होती है, और जब उसके पास पैसा होगा 2500 तो वो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाएगा कि चलो हॉस्पिटल ले जाते हैं, ठीक करते हैं आपको। ये भी एक संभावना है। एजुकेशन तो बहुत बड़ी है सर। अभी माँ चाहती है कि उसका बच्चा पढ़े तो उसका खूट में पैसा रहेगा, तभी ऐसा संभव है सर, जो कि वृद्धावस्था पेंशन में। और इस पर सर हम लोग का भी उदाहरण है अपना, भले नहीं बोलने हैं लेकिन कहते हैं सर, हमारा घर परिवार, मेरे माँ बाप नहीं पढ़े लिखे थे, अभी हम लोग इस स्थिति में हैं, तो वो मैया योजना का कंसेप्ट, ड्यू टू कंसेप्ट, मेरी माँ पैसा में खूट में बांध के रखती थी कि फीस देना है, बीआईटी मेसरा में फीस देना है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में फीस देना है। और सर हम लोग अभी इस जगह आ गए और आईएसएम में चले गए और इस जगह में आए तो वो कंसेप्ट से ही आ पाए सर। अब इससे क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। मैया योजना पीढ़ी दर पीढ़ी को बेहतर करने वाली योजना है सर, वृद्धा पेंशन की तरह नहीं है सर। माननीय और दूसरी बात है सर, एक बात और कह रहा हूं, देखिए इसमें केंद्र और राज्य का आप कह रहे थे वो बढ़ा दीजिए, तो केंद्र और राज्य का योजना है उसमें, दोनों का, उसमें कॉम्प्लिकेशन है विधायक जी, कैसे करेंगे हम लोग, आप ही बताइए। दोनों का मामला है, एक को हम उधर भेजेंगे तो वो इनकार करेंगे, इधर वो कहेंगे कि आप करिए, ये कहेंगे कि आप करिए, तो ये
आप में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसा हमको लगता है इसको अगर हम लोग करना चाहेंगे तो और हम ऐसा भी चाहेंगे सर कि इस योजना को हम एक बात कहना चाहेंगे, जो भी हो ये योजना हमारा राज्य को एक ड्रास्टिक चेंजेस वाला योजना है, मैया योजना। अब चाहे माने ना माने, हमको ऐसा लगता है सर, हमको ऐसा जरूर लगता है। क्यों? और इसलिए जिसने भी इसको किया हो, क्योंकि आने वाला कल में देखिएगा सर, आने वाला कल में झारखंड प्रदेश का गरीबी और हेल्थ और कुपोषण, इस पर चेंजेस आएगा। अभी तो लागू हुआ है, आने वाला कल में होगा। तो ये 25 साल, पिछले 25 साल में लागू नहीं हुआ, अभी लागू हुआ, बेहतर। आप सब इसको कहते हैं कि नहीं गोगो वाला भी, तो हम तो ऐसा भी कहते हैं कि और बढ़ा दीजिए, आप देखिएगा आने वाला कल में बेहतर होगा। तो जिसने भी इस चीज को, कंसेप्ट को डेवलप किया, हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और बिल्कुल इसमें दो मत नहीं है कि जेल में ही ये कंसेप्ट डेवलप हुआ है, इस पर भी दो मत नहीं है। कल्पना सोरेन जी गई, वहां पर मुख्यमंत्री जी थे, ठीक है, हमारे दादा थे वहां मुख्यमंत्री, लेकिन वो उन्हीं से पूछ के ही ये कंसेप्ट को शुरुआत करते थे। तो ये आने वाला कल में पूरे झारखंड प्रदेश को परिवर्तन करने के लिए एक अच्छा कंसेप्ट होगा। और इसीलिए उससे कंपेयर ना किया जाए, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन क्या है, एकल है, एक जन के लिए, खैनी चुना तामकू पानी चाह पानी, इतना ही है सर। वो वृद्ध उतना ही यूज करेंगे, अपना नाती पोती को भी नहीं देगा वो पैसा। तो ये है, सब एकल है, ये जितने भी हैं तो या तो अपने यूज के लिए है, मान लिया आसक्त है, निसक्त है, वो भी अपने यूज के लिए ही यूज करता है। मगर ये पैसा पूरा समाज, और जैसा कहते हैं एक महिला अगर बेहतर हो गया तो पूरा खानदान बेहतर हो जाता है, पुरुष एक होता है तो उसका घर खाली होता है। तो ये परिवर्तन है, ये अंतर है दोनों योजनाओं में। इसलिए इसको मतलब उतना बढ़ा देना, मांग देना खासियत है। इसीलिए हम माननीय विधायक जी से कहेंगे कि वो सही है, ठीक है, और सरकार का योजना सही है। इसमें अगर और बढ़ाना हो तो कृपा करके अगर किसी तरह से केंद्र सरकार से भी बढ़ जाए, हम तो उसको स्वागत करेंगे, अगर ज्यादा हो जाएगा तो। माननीय सदस्य, मेरा एक्चुअली मंत्री जी अच्छा बात कर रहे हैं। हम तो मैया सम्मान योजना का स्वागत करते हैं, यह स्वागत योग्य योजना है, इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। मेरा वो नहीं कहना है, ये हमको जो उत्तर प्राप्त है उसमें लिखा हुआ है, खंड 2 में देखिए अध्यक्ष महोदय, लिखा हुआ है कि खंड 2 के 2 नंबर को आप पढ़िए, स्वास्थ्य सहिया को 2000 रुपया प्रति माह मानदेय तथा रुपये 3000 प्रति माह प्रोत्साहन राशि भुगतान किया जाता है। व्हाट इज दिस? नो प्रोत्साहन, नथिंग। फिर इस तरह का उत्तर कौन देता है अध्यक्ष महोदय? कहाँ जाएंगे हम लोग अपनी बात को लेके? और मंत्री जी ने अच्छा बात कहा कि भाई वृद्धा पेंशन खैनी चूना के लिए मिलता है, बढ़िया करते हैं, खैनी चूना के लिए मिलता है। हम तो वृद्धा पेंशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं व्यवहारिक पक्ष को कि मान लीजिए एक मैया सम्मान योजना पाने वाली महिला का हस्बैंड मर जाएगा तो विधवा हो जाएगी, तो क्या उसको फिर 2500 से घटा के 1000 कर दिया जाएगा? या अगर कोई महिला एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया तो दिव्यांग हो जाएगी, तो उस दिव्यांग को क्या 2500 से घटा के 1000 कर दिया जाएगा? या जो महिला 18 से 50 के हैं, विधवा हैं, आहारता पूरा करते हैं मैया सम्मान योजना का जो क्राइटेरिया है, या दिव्यांग ही अगर क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो क्या सरकार उनको भी 2500 देने का विचार रखती है? यह भी बहुत बड़ा संख्या है अध्यक्ष महोदय। अब देखिएगा, ये 2,85,000 विधवा हैं इस राज्य में, 72,000 दिव्यांग हैं। तो सरकार फिर इन पर भी सहिष्णुता दिखाते, इन पर भी क्यों नहीं विचार करती है सरकार? इनको भी 2500 हम देंगे अगर आहारता पूरा करते हैं। और जो 2000 रुपया सेविका सहायिका स्कूल में खाना बनाने वाली महिला को मिलता है अध्यक्ष महोदय, उनको भी मिनिमम 2500 तो दीजिए। तो फिर उसे नौकरी छोड़ देगी, काम करना स्कूल में बंद कर देगी, बोलिए कि नहीं हम 2500 लेंगे, उसमें बिना काम के 2500 मिल रहा है सशक्तिकरण के नाम पर। ये व्यवहारिक चीज में कोई बहुत तर्क वितर्क नहीं चाहता हूँ, माननीय मंत्री चाहते हैं संरक्षण आपका। व्यवहारिक पक्ष में व्यवहारिक उत्तर आप दें। उसमें अंतर है सर, ये रसोईया, ये परिश्रम को हम लोग बढ़ा सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, मगर मैया योजना से आप उसको कंपेयर करेंगे तो पारिश्रमिक और सशक्तिकरण सर दोनों में अंतर है। हाँ, हम लोग विधवा के लिए सिंपैथी करते हैं, विधवा को परेशानी होता है, दिक्कत होता है,
मगर सरकार के पास एक कंसेप्ट है सर कि विधवा को सहायता या तो उससे ज़्यादा बेटर, जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था कि सरकार को, सत्ता को ये कोशिश करनी चाहिए सभी को कि वो इरेडिकेशन हो, मतलब उसका निर्मूलन हो जाए, उसको बेहतर हो जाए। 2 लाख रुपया के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो 2-2 लाख रुपया दे रहे हैं, तो पुनर्विवाह का क्या मतलब है? अगर सर उस विधवा के पास पैसा हो तो उसकी पुनर्विवाह होने की पूर्ण संभावना बनती है। हम विधवा बने रहे, उसको सहायता करे रहे, तो उससे बेटर है विधवा को पुनर्विवाह करा जाना। और ये सरकार इसको कर रही है, 2 लाख रुपया दे रही है। इसमें भी मैंने कहा कि अगर इसमें भी 4 हो जाए, अगर 2 उधर से भी 2 इधर से भी हो जाए, मैंने पॉलिटिकली मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन वर्गों के लिए ज्यादा हो जाए तो ये बेहतर हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा अगर प्रयास हो तो ये भी स्वागत योग्य होगा महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप लोग तय कर लीजिए कौन कौन बोलेंगे। आप ही लोग तय कर लीजिए, क्योंकि हमेशा आप लोगों की तरफ से आसन पर आक्षेप होता है। अभी 3 हाथ उठा है, अब हम किनको दें? आप ही बोलिए। आप बोलिए, आप लोग 3 में से एक आदमी बोलिए, हमको कोई आपत्ति नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं। एक मिनट थोड़ा बोलिए, बोलिए मीरा जी बोलिए। इसके बाद राजा साहब बोला जाएगा, काइंडली हमको बोल लिया जाए। आपका प्रश्न आएगा तो आपको चौड़ जी, जो बात आप राजा जी के लिए बोले, सबको लिए बोल रहे हैं? सबके लिए बोल रहे हैं सर। चलिए मीरा जी, सुनो ना, हमारा प्रश्न है, सुन लिए, फिर बोलिएगा, फिर सदन से बाहर के बोलिएगा कि आसन पक्षपात करता है। ये कॉमन बात है, ठीक बात नहीं है। चलिए बोलिए। 3000 प्रावधानित है, हमको लगता है कि गलती से वो मिसप्रिंट हो गया है या तो अज्ञानता बस कुछ से, उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। मेरा कहना है कि विधवा और दिव्यांग और जो रसोईया हैं, एटलीस्ट उनको भी 2500 रुपया देने का घोषणा कम से कम मंत्री जी करें, ताकि इस क्वेश्चन का इज्जत रहे। और ये क्वेश्चन का इज्जत से मतलब नहीं है, ये जो अभी काफी आपस में रिफ्ट चल रहा है महिलाओं में, जो मैं नहीं बनाऊंगा स्कूल में भोजन, क्यों बनाऊंगा? तुम बिना बनाए 2500, हम खाना बना के 2000। और महिला सशक्तिकरण क्या, उस स्कूल में खाना बनाने वाली जो रसोईया है उसका सशक्तिकरण नहीं चाहिए? वो महिला नहीं है क्या? माननीय मंत्री जी, अच्छा विधायक जी, मान लिया हम कह रहे हैं इसमें एक मिनट, माननीय मंत्री जी, एक मिनट। सत्येंद्र बाबू, इसमें एक व्यवहारिक पहलू भी है। व्यवहारिक पहलू यह है कि आप जिस विषय उनके मंत्रालय में या दफ्तर में लाए हैं, और सारा विषय इन्हीं के मंत्रालय दफ्तर के नहीं है, शुरू में ही इस विषय को रख चुका है, इसलिए उनके दूसरे दफ्तर के बातों को बोलने में माननीय मंत्री जी को थोड़ा दिक्कत होगा टेक्निकल, इसीलिए इसको आप समझ लीजिए। बोलिए। वही बात आप जो बोला जाएगा अध्यक्ष महोदय वही। विधायक जी नहीं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य सहिया है, आपका खाना बनाने वाला रसोईया है, सब अलग अलग विभाग के हैं, तो अलग अलग विभाग के माननीय मंत्री के दफ्तर से जवाब देना हमको लगता है थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए, विभाग तो अलग अलग है ही, ठीक है। आपके प्रश्न में हिम्मत, संकल्प भी अलग अलग है हजूर, संकल्प भी अलग अलग है। कैसे कंपाइल करिएगा? मेसा कोसा कैसे होगा? दिक्कत है कि नहीं बताइए? तो अब आप होंगे मेरे तरफ तब भी आप उसको फील करिएंगे, आप उधर रहेंगे तभी फील करेंगे। वो कॉम्प्लेक्स है, मिक्सअप है उसका। मंत्री जी, आप अंत में एक चीज पूछ लीजिए। आदरणीय वित्त मंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय इस व्यवहारिक पहलू पर। माननीय वित्त मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। महोदय एक चीज चलेगा महोदय, एक प्रेजेंट कुछ नहीं होता है महोदय। मुझे इस विषय पर इसलिए बोलना पड़ा कि मैं भी गांव देहात पे जाता हूँ, तो महिलाएं जो स्कूलों में खाना बनाती हैं बच्चों के लिए, वो पूछती हैं, फिर विधवाएं भी हमसे पूछती हैं, उनका प्रश्न है, तो मुझे बोलना पड़ा। देखिए, 2 कंसेप्ट समझ लें हम लोग। एक होता है वेतन, एक होता है पेंशन।
सैलरी और पेंशन। सैलरी काम उत्पादकता के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए दिया जाता है। अब पेंशन जो होता है वो ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, वो काम से मतलब नहीं होता है। वो सरकार देती है प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए। तो ये जो है कंपनसेशन, ये ट्रांसफर पेमेंट है मैया सम्मान योजना का, बढ़िया है, तारीफ लायक है। मैंने पिछले बार भी कहा, सदन को बताया कि इनकम बढ़ गया है परिवार का। 5,000 6,000 से कोई परिवार, आज गरीब परिवार 100-200 के लिए मोहताज थे, 5,000 6,000 उनका हो गया है, बढ़िया है। ये इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को एड्रेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो काम नहीं उत्पादक प्रोडक्टिव आधार पर नहीं दे रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट में दे रहे हैं उसको 2-2500, जो काम कर रहे हैं उसको कम क्यों के दे रहे हैं? तो यही पूछती हैं हमको कि 2,000 हमको क्यों नहीं काम कर रही है, उसको 2500 हम काम कर रहे हैं, हम तो उत्पादक हैं, उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी हमारी है, हमें कम क्यों मिल रहा है? प्रश्न यहाँ पर है। ये इस पर ज्यादा विवाद में नहीं पड़ूंगा, मैं इतना ही कहूंगा सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ठीक, बराबर। ठीक, आप मंत्री जी अब माने हम आपको मदद कर, हम आप ही की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष ने बड़ा उचित बात कहा कि रसोइया, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य सहिया, स्वास्थ्य विभाग और दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, मैया सम्मान योजना, महिला बाल कल्याण विकास, ये 3 अलग अलग विभाग के प्रश्न थे। मैं माननीय सदस्य तिवारी जी के गंभीर वक्तव्य को सुन रहा था, उनकी चिंता बहुत जायज है। 2-3 चीजें, जैसा हमारे वरिष्ठ साथी उरांव साहब ने कहा, प्रावधानित शब्द का इस्तेमाल, मैं चूंकि इसलिए बोल रहा हूं मान्यवर कि पिछले कार्यकाल में इन संवर्गों के साथ जो भी समझौते के वार्ता हुई थी उसमें मैं स्वयं शामिल था, इसलिए अपार्ट फ्रॉम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमको इस बात की जानकारी थी, इसलिए हम सदन में आपके माध्यम से उनको सूचित कर देना चाह रहे हैं। मान्यवर, जो रसोइया का सवाल था, रसोइया को 2,000 रुपया 10 माह का मानदेय मिलता था, पूर्व से चला रहा था। हम केंद्रांश और राज्यांश पर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हम सदन को आपके माध्यम से अवगत करा देते हैं कि उन 2,000 रुपयों में 600 रुपया केंद्रांश था मान्यवर, 1,400 रुपया राज्यांश था। जब हम लोगों के पास ये विषय आया और हमें लगा कि ये सबसे कमजोर संवर्ग है, जिसके गले में, कंठ में आवाज नहीं है कि वो जोर से अपनी बात कह सके, तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस बैठक में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि इनके 10 माह के मानदेय को बढ़ाकर सरकार 12 माह करेगी। पहला 2 माह उनकी गर्मी की छुट्टी का पैसा काटा जाता था, जिसको हम लोगों ने अव्यावहारिक माना। हमने ये माना कि अगर वो काम करती है तो उसको 12 महीने का मानदेय मिलना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, 2,000 रुपया प्रतिमाह का जो उनको मानदेय था, इस मानदेय को सरकार ने सहानुभूति पूर्वक बढ़ाकर 3,000 करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर तृतीय अनुपूरक में हमको स्वीकृति भी मिल गई है मान्यवर। और हम लोग बहुत इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि होली से पहले हमारी उन रसोइया बहनों का भुगतान हो जाए जो नवंबर माह से। चलिए, ठीक ठीक। माननीय सदस्य हमलाल मुर्मू, चलिए हमलाल मुर्मू। अच्छा, इसके बाद आपको बीच में लेते हैं राजा साहब, बीच में इनको पूछने दीजिए, उसके बाद आपको लेते हैं। हाँ, इनको लेने दीजिए, बीच में आपको फिर हम मौका देते हैं। अभी उसको मौका देता है, बट आपको मौका देते हैं। महोदय, ये धान अधिप्राप्ति अब बाद में सिस्टम का मामला है, और महोदय जो सरकार का संकल्प है कि लघु और सीमांत कृषक को बिचौलियों से बचाने के लिए जो धान अधिप्राप्ति समर्थन मूल्य दे करके कराती है, महोदय हमारा सिर्फ उसमें इतने ही कहना है कि 10 किलो का जो कटौती हो रहा है उस पर माननीय मंत्री विद्वान हैं, डॉक्टर हैं और सब तरफ से बहुत ही सबल आदमी है, इसलिए हम तो चाहेंगे
कि इतने ही खाली कह दे कि वो 10 किलो धान जो कटौती करता है उस पर अपना ये विचार रखें, क्या कटौती न हो कि कटौती करना ही इनका अपना फैसला है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे गार्जियन हेमलाल बाबू का महोदय कि इनका एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। पिछली बार भी हमने जवाब दिया था महोदय और कुछ पूरक रह गया था, मैंने कहा मैं दिखवा लूँगा। तो महोदय मैं कहना चाहता हूँ जो इन्होंने कहा कि 5 से 10 किलोग्राम प्रति क्विंटल कटौती के बारे में जो इन्होंने पूरक किया था, तो महोदय हम लोग ये निर्णय नहीं लेते हैं। भारत सरकार के द्वारा किए जाने वाले धान में नमी को अनुमानतः 17% निर्धारित किया जाता है महोदय। हम लोग मापदंड हम लगा दिए हैं, मशीन में लगाए और हम लोग एवरेज जांच करते हैं कि धान में क्या सॉफ्ट है, क्या नमी है। उसके बाद हम लोग तय करते हैं कि क्या करें नहीं करें महोदय। लेकिन फिर भी काफ़ी वरीय सदस्य हैं महोदय, हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। मैंने इनके विचार को लिया है महोदय और हम सेंटर को पत्र लिखेंगे और इनकी मांग को जो है जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे महोदय। ठीक है हेमलाल बाबू। प्रश्नकर्ता, माननीय प्रश्नकर्ता हेमलाल बाबू को संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट हैं? जी महोदय, हम संतुष्ट हैं। माननीय सदस्य राजेश कच्छप। अध्यक्ष महोदय, जो हमारा सवाल है महोदय, ये झारखंड से प्रदेश का अस्तित्व से जुड़ा हुआ है महोदय। इसमें जो जवाब आ रहा है महोदय, पहला खंड 1 का और खंड 2 का। मैंने खंड 1 में सवाल किया है कि क्या यह बात सही है कि संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर विशेषकर अनुसूचित क्षेत्राधीन राज्यों को अनिवार्य रूप से राज्य जनजातीय आयोग का गठन करना है? तो जवाब आता है महोदय अस्वीकार्य। लेकिन जब मैं फिर से खंड 2 में एक सवाल करता हूं कि क्या यह बात सही है कि खंड 1 में वर्णित आयोग का गठन अब तक नहीं होने से आदिवासियों, आदिम जनजातियों के अस्तित्व रक्षार्थ बनी कानूनों, अधिनियमों, उपनियमों, उपबंधों आदि की समीक्षा एवं सही निगरानी नहीं हो पा रही है? तो लिखता है महोदय इसमें जवाब में अस्वीकार्य और कहता है विधि विभाग के अधिसूचना संख्या 990 दिनांक 29 जुलाई 2019 द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए झारखंड राज्य आयोग अधिसूचित है महोदय। देखिए, एक साइड में सरकार कह रही है कि हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं और दूसरे साइड में सरकार यह कह रही है कि हम स्वीकार कर रहे हैं। तो दोनों बात कैसे हो सकता है? आपको जवाब देना होगा तो एक ही जवाब देना होगा, तो हाँ में या तो ना में। अगर मैं हाँ में अगर आपकी जवाब से मैं संतुष्ट हूँगा तो मैं सवाल नहीं करूँगा। लेकिन आपने जो ना कहा है, हाँ भी कहा है और ना भी कहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि चूंकि राज्य गठन इसी उद्देश्य से ही हुआ है, इसी जल जंगल जमीन भूमि आदिवासी मूलवासी इनकी रक्षार्थ हेतु ही प्रदेश का ही निर्माण हुआ है। और इसमें जो है कि कानून, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कानून है भी, फिर भी जो जवाब आया है उसके बारे में फिर मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, कौन जवाब देंगे? हाफिजुल जी, किनका जवाब है? अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण। आप ही कहा है सर 338 अनुसूचित जनजाति आयोग के विषय में क्वेश्चन है। जी 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 तब तक आप देख लें, हम आगे ले लें। हम दे रहे हैं सर, ठीक, जवाब दे रहे हैं। ओके, ठीक, बहुत धन्यवाद। चलिए। ये सर आर्टिकल 338A पर राजेश जी माननीय विधायक जी क्वेश्चन करे हैं। तो ये एक्चुअली राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करने का प्रावधान आर्टिकल 338A के तहत है। तो वो मैंडेटरी नहीं है कि राज्य में हो, लेकिन हम लोग उसको लास्ट टाइम 19 में स्टेट विधानसभा ने उसको ओके करके
और ले आया है सर। हम जानते हैं इसको, अनुसूचित जनजाति आयोग आदिवासियों का अन्याय, शोषण, अत्याचार को मूल्यांकन करेगी। इस बहुत इम्पोर्टेंट ये आयोग है और इसीलिए ये बहुत जल्दी इसका, चूंकि नियमावली बनना शुरू हो गया है महोदय, नियमावली बनना शुरू हो गया है और हम लोग इसको बहुत जल्दी करके 3 महीना के भीतर नियमावली भी बन जाएगा और उसके बाद अगला सत्र आने से पहले हो सकता है कि आयोग का गठन हो जाएगा महोदय। ठीक है राजेश, आवश्यक है। ठीक है राजेश जी, एकदम बहुत सकारात्मक जवाब मंत्री जी। आप बहुत सारे सवाल हम लोग लाते हैं और खासकर हो गया राजेश जी। मैं आप खाली धन्यवाद दे दीजिए। मतलब मैं धन्यवाद भी दे रहा हूं महोदय। चलिए, आयोग का गठन महोदय मैं क्योंकि आयोग का जब गठन आप करने का ये कर रहे हैं तो इतना आश्वासन हमको जरूर दे दें कि कल भी जो वो कल जो है माननीय विधायक श्वेता सिंह का भी जो सवाल था महोदय, उसमें था क्या कि ये भूमि वापसी का भी मामला था। क्योंकि भाई ये सवाल इसीलिए मैं गंभीर मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ जितने भी माननीय सदस्य हैं तकरीबन 60% से ज्यादा लोग आंदोलन के बल पे आए हैं महोदय। कोई लहर पे जीत करके लोग नहीं आया है महोदय। जल जंगल जमीन वहाँ की जो नेचर कैरेक्टर के आधार से जीत करके आया। मान्य सदस्य और दूसरे लोगों का सवाल है, इसलिए आपका जो भी पूरक है आप पूछिए और उसके बाद आगे बढ़ने का। ये मंत्री जी ये आश्वासन दे दे मुझे। चलिए आपने जवाब दिया कि कस्कारी अधिनियम 1908 है, कस्कारी अधिनियम 1876, 1949, 1911, 5th शेड्यूल या कुल्हान अधिनियम है। तो दीपक दा को मैं तो आप जो विधायक थे आपने तो नगर निगम से कुछ भाग को आपने कटवाया, लेकिन क्योंकि आप सरकार में हैं तो भैया अगर आपने कटवाया तो मैं तो दक्षिण छोटानागपुर से हूं तो मैं तो चाहूंगा ना कि आपने जो कराया वो हमारे क्षेत्र में भी हो, इस दक्षिण छोटानागपुर में भी ये लागू हो। जिस प्रकार से पिछला आपने अंबा प्रसाद का जो सवाल था उसमें उसको आपने जमीन वापसी किया, तो मैं भी चाहूंगा कि यहाँ जो विस्थापित है उनको आप जमीन वापसी कराएं। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं मंत्री जी से, आपने आश्वासन तो कब तक कर देंगे, केवल ये एक मुझे आप बता देंगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। महोदय, भारत का संविधान का 244(1) के तहत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसके जिम्मे शेड्यूल एरिया में जितने भी वायोलेशन है लैंड पर और गैर मजरूआ जमीन पर या जितना भी गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ आम वगैरह वगैरह, चाहे तो रैयती जमीन चाहे तो भूंयरी जमीन, और उसकी एक पॉलिसी बनाने के लिए ही प्रावधानित रही है। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन हो गया है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देंगे। अब इसके तुरंत सत्र के बाद उसकी मीटिंग शुरू होगी, देन पॉलिसी का निर्माण होना शुरू होगा, तब आप उसको अध्यक्ष महोदय क्योंकि ये जो है वो लैंड बैंक का जो गठन किया है आप सरकार ने किया महोदय। आप लैंड बैंक का गठन मान्य सदस्य आपने उनसे पूछा, आपको कह दिया कि जब सदन समाप्त होने के बाद ही इस पर कार्रवाई शुरू होगी, तो फिर शुरू होकर उसको बॉडी को कंस्ट्रक्ट होने दीजिए। चलिए, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल फंक्शन में आएगा तो फिर बात आपका और आगे बढ़ेगा। फंस जा रहा है ना महोदय, फंस इसीलिए रहा है कि जो लैंड बैंक का जो निर्माण हुआ टीएससी ने लैंड बैंक का निर्माण नहीं कराया, उसको सरकार ने किया है और आप टीएससी की ओर ले जा रहे हैं। तो क्या लैंड बैंक को आप समाप्त करना चाहेंगे? इसका मतलब टीएससी भारत का संविधान ने आदेश दिया है, वो इस एरिया का ट्राइबल लैंड का हर लैंड पर इंटरफेयर कर सकता है, क्यों ना आपका गैर मजरूआ हो या वो लैंड बैंक बनाया हो, एवरीथिंग पर। इसलिए हम लोग पॉलिसी बनाएंगे और पॉलिसी बना के क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे। तारांकित प्रश्न, बैठिए मान्य सदस्य धनंजय सोरेन जी, मान्य सदस्य धनंजय सोरेन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमें मौका दिया इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरा सवाल था, योजना एवं विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि
क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के बोरियो विधानसभा क्षेत्र में जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने के अत्यधिक समय सीमा पदाधिकारी द्वारा लिया जाता है? माननीय मंत्री जी जवाब दिलवाते हैं। धनंजय जी महोदय, जवाब चलिए। विभाग के द्वारा माननीय सदस्य के प्रश्न के खंड 1 के संदर्भ में आपने पूछा है कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए पदाधिकारियों के द्वारा समय सीमा पर निर्गत नहीं किया जाता है, और संभवतः ये मैं समझ पा रहा हूं, इसलिए कि कोई तथ्यात्मक प्रश्न आपके द्वारा स्पेसिफिक नहीं किया गया है। यदि किया गया होता तो हम बता पाते कि साहेबगंज जिला में प्रमाण पत्र देने के संदर्भ में पदाधिकारी के द्वारा विलंब हुआ है या नहीं हुआ है। महोदय, इसके बाद भी हम कहना चाहते हैं कि इस प्रश्न की भावना को समझते हुए मैंने आधा घंटा पहले साहेबगंज के डिप्टी कमिश्नर से बात किया है महोदय, और मैंने उनको निर्देश दिया है कि आप ये देख लें कि कितना जन्म प्रमाण पत्र कब से आवेदित है और उसका निष्पादन अभी तक क्यों नहीं हुआ, निर्गत क्यों नहीं किया गया। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि अगर कोई पेंडिंग होगा तो हम 1 हफ्ते के अंदर जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करा देंगे। इससे अतिरिक्त अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो आप पूरक प्रश्न कर सकते हैं। अभी प्रश्नकर्ता को पूरक मेरा जवाब उसके बाद आप भी पूछिएगा। महोदय, ये मेरा जवाब नहीं है कि पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वैसे मामला है नहीं, क्योंकि समय सीमा उसका तय किया जाए। महोदय, यदि जन्म प्रमाण पत्र के निष्पादन में 7 या 10 दिन का समय लिया जाए तो महोदय क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो सकता है। महोदय, ये राइट टू सर्विस पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जन्म प्रमाण पत्र या फिर दूसरे प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र आवेदन देने के तिथि से कितने दिनों के अंदर उसे निर्गत करना है। ये राइट टू सर्विस में कोई अलग से किसी को निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से उल्लेखित है महोदय। मैंने तभी कहा कि डीसी साहेबगंज को हमने ये फोन पर, मोबाइल पर निर्देश दिया है कि आप देख लीजिए, यद्यपि कि इन्होंने कोई स्पेसिफिक नहीं बताया कि किसका बाकी है, कितने लोगों का बाकी है, कितने लोगों का निर्गत नहीं हुआ है। फिर भी मैंने कहा कि आप देख लीजिए, यदि आवेदन के तिथि से 1 हफ्ते के अंदर निर्गत नहीं हुआ तो पूछे संबंधित अधिकारी से कि क्यों नहीं हुआ, और दूसरी तरफ जो लंबित है वो जन्म प्रमाण पत्र आप निर्गत कर दीजिए। क्या बोल रहे थे? तो जिला में सभी जिलों में है, पूरे राज्य के। आप क्या बोल रहे थे? है 21 दिन के बाद जो एफिडेविट जमा करना होता है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा एफिडेविट बनता है। तो मेरा कहना इतना ही है कि इसको नॉर्मल एफिडेविट, नोटरी एफिडेविट करवा दिया जाए, ताकि लोगों को बड़ा परेशानी होता है। अभी मेरे अनुमंडल में, चौधरपुर अनुमंडल में, मनोहरपुर से हम लोगों को जाना पड़ता है अनुमंडल, जो काफ़ी 100 किलोमीटर की दूरी है। तो ऐसे में उनको बहुत दिक्कत होता है। आप धनंजय जी, आप भी कुछ पूछना चाहिए, आप भी कुछ बोलना चाहिए, बोलिए। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि राइट टू सर्विस के तहत इन सारे कार्यों को किया जाता है, लेकिन अगर राइट टू सर्विस के तहत पदाधिकारियों के द्वारा कामों को किया जाता, हमको लगता है कि माननीय सदस्य धनंजय सोरेन जी को ये सवाल आज करना नहीं पड़ता। हम सरकार से कहना चाहते हैं, मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि राइट टू सर्विस को सख्ती से कैसे लागू किया जाए, इस पर सरकार निर्णय ले। ठीक, धनंजय जी, हो गया आपका जवाब? ठीक, चलिए। माननीय सदस्य आलोक शत्रुघ्न महतो जी।
आलोक शरण जी भी तैयार रहेंगे, अभी नहीं तैयार। मेरा प्रश्न यह था कि सरकार दिव्यांगजनों को दी जाने वाली राशि पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 5,000 करने की विचार रखती है। हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? सरकार ने ये जो जवाब दिया है इससे हम संतुष्ट नहीं है। सरकार ने यह तो बताया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, पर यह नहीं बताया कि क्यों। माननीय मंत्री जी, लिंडा साहब। सर, माननीय विधायक जी का जो पहला क्वेश्चन एक्चुअली है वो भी एक चिंता उनका है कि 4 माह से लंबित है ये पेंशन, 4 माह से लंबित है ये कह रहे हैं ये। तो ये पेंशन 4 माह से लंबित नहीं है सर। एक्चुअली ये दिव्यांग पेंशन जो देते हैं हम लोग 300 केंद्र देती है और 700 स्टेट देती है 18 से 79 साल के लोगों को, और दिव्यांग पेंशन 80 साल से ज़्यादा के लोगों को 500-500 करके, तो दोनों 1-1 हज़ार करके हुआ जाता है। केंद्र से सर जून तक का मिला है अभी तक ये वाला पैसा देने वाला, लेकिन हम लोग रिवॉल्विंग फंड से उसको दिसंबर तक भुगतान कर दिए हैं अपना, और राज्य सरकार का जो हिस्सा है वो फरवरी तक का पूरा भुगतान हो गया है। मार्च का भी हम लोग 2-3 दिन में भुगतान कर देंगे। मेरा कहना है माननीय मंत्री महोदय, मेरा कहना है सरकार के जवाब से शत्रुघ्न जी, बाबूलाल जी आपको मदद करना है, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये मामला बड़ा गंभीर है। एक तो विकलांग, एक वृद्ध, इन्होंने राज्य का और केंद्र का शेयर बता दिया, उससे मामला समस्या का समाधान नहीं होगा। पहले भी ये प्रश्न उठ रहा था कि भाई जो विकलांग है, जो विधवा है, जो वृद्ध है, और शेष महिलाओं को 2,500 रुपया सरकार दे रही है, तो सीधा प्रश्न इतना ही बनता है कि भाई उन लोगों को भी कम से कम उनके समतुल्य तो पेंशन मिलना ही चाहिए। नहीं तो बड़ा भेदभाव है। हम लगता है कि संसदीय कार्य मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं और राज्य सरकार को इसमें से पहल करना चाहिए। और अभी विधवा वृद्धा का भी 80 या 84 साल शायद बोल रहे थे मंत्री जी, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि भाई वृद्ध का आयु हमने क्या है सरकार की ओर से, ये भी उनको बतानी चाहिए कि भाई वृद्ध हम किसको माने, कितना साल के आयु। हमें लगता है कि 80 साल और 84 साल तो शायद ही कोई वृद्ध मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो शायद वो चलने लायक भी नहीं मिलेंगे, जो स्थिति है राज्य की खास करके गरीबों। इसलिए हमें लगता है कि सरकार इस पर उन विधवा को, दिव्यांग को वो निश्चित रूप से 2,500 रुपया देने के पक्ष में है कि नहीं, सरकार इसका ये उत्तर देनी चाहिए। और 4 महीना से निश्चित रूप से हमारे मोबाइल में आज भी सेव है, बोकारो से एक लड़की जो कॉलेज में ही पढ़ती है, विकलांग है, उन्होंने व्हाट्सएप करके हमें मैसेज किया है कि पिछले 4 महीनों से उनको विकलांग पेंशन नहीं मिला है, दिव्यांग पेंशन नहीं मिला है, और मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं सबको मिला है। तो मुझे लगता है कि मंत्री जी को सब जगह चेक कर लेना चाहिए। हो सके कहीं दे दिया हो बताने के लिए कि हाँ दे रहे हैं, और कहीं नहीं दिया हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कहोगे तो मैं उनका फॉरवर्ड करके आपको मैं भेज दूंगा। ये बोकारो जिला का है, इसलिए मैं आपसे ठीक है। बहुत बहुत माननीय मंत्री जी। संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं महोदय। माननीय बाबूलाल मरानी जी और विपक्ष की चिंता, सरकार की भी वही चिंता है, और इसके पहले भी माननीय सत्येंद्र तिवारी जी के द्वारा ये पूछा गया उनके प्रश्न में कि सहिया का, आंगनबाड़ी का। तो मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि केंद्र हो या राज्य हो, वो अपने संसाधनों के अनुसार योजना बनाती है महोदय। फिर भी आपकी जो चिंता है, जैसा कि हमने कहा कि वो चिंता हमारी भी है, हम दिखवा लेंगे महोदय कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, वहाँ किस तरह की व्यवस्था है उसका आकलन कर लेंगे, समीक्षा कर लेंगे, उसके बाद सरकार विचार करेगी। बोलिए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलिए। नवीन जी थोड़ा बोलने दीजिए, क्या है बोलिए। हाँ बोलिए। हम बस ये कहना चाहेंगे महोदय
कि बहुत अच्छी बात है, मैया योजना में 250 रुपया मिल रहा महोदय, 2500 रुपया मिल रहा महोदय। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे महोदय कि दिव्यांग जो सबसे ज्यादा नीडी है महोदय, विधवा जो सबसे ज्यादा नीडी है महोदय, आज उन लोगों को छोड़ के वृद्ध महोदय, हम लोग गांव ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं महोदय, तो जो वृद्ध हैं महोदय, जब हम लोग क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो वृद्ध माननीय सदस्य, एक मिनट माननीय सदस्य, पूरे सदन के तमाम माननीय सदस्यों का इन तमाम विषयों पर चिंता है। एक मिनट, लेकिन हम लोगों ने किसी ने इसमें संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हुए अपना क्वेश्चन नहीं डाला है। हमारे शत्रुघ्न जी इस पर क्वेश्चन डाले हैं और वो आपके पीछे खड़ा है, और इतना समय अगर आप उनके क्वेश्चन में व्यय कर दीजिएगा, आप सीधा सीधी पूछिए। मेरा भी क्वेश्चन, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं महोदय कि जैसे आप 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को दे रहे हैं महोदय, वो फिर भी काम काज करके कमा सकती है, लेकिन उनके साथ विधवा, विकलांग और वृद्ध के साथ क्या दुश्मनी है महोदय? हम तो बस समतुल्य करने की मांग कर रहे हैं महोदय कि उनको भी 2500 राशि मिले महोदय। हम तो बस इतनी सी मांग कर रहे हैं महोदय। आप भी बोल लीजिए, बोलिए। कि क्या सरकार विकलांग को पैसा बढ़ा के देगी, हाँ या ना? ये जो अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोल दिए, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, सब जगह, अरे भैया दिल्ली और मुंबई को देख के आपने 2500 घोषणा किए थे। 2500 जब आप दे रहे हैं तो सभी माननीय, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, एक ही चिंता है कि आप 2500 दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भेदभाव क्यों? आप विधवा, विकलांग और वृद्धा को सेम कर दीजिए। आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, हाँ ना में बोलिए, खत्म। उससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना? आप बोलिए शत्रुघ्न जी। अंतिम पता होना चाहिए, सदन में पता होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, माननीय रघुवर दास सरकार में दिव्यांग जनों का दिए जाने वाला पेंशन 2017 में 600 रुपया बढ़ाकर 1000 किया गया था। उसके बाद आज 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी वर्तमान स्थिति में 1000 रुपया दिव्यांग जनों को गुजारा संभव नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है दिव्यांग जनों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह निःशक्त हैं, उनका गुजारा कैसे होगा? सरकार इनकी चिंता समीक्षा करनी चाहिए। कोई हो गया। दूसरी बात, सरकार ने एक बड़ा, हम चाहते हैं सरकार से बड़ा हृदय दिखाते हुए सदन से दिव्यांगजनों के लिए पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में 2500 रुपया, राजस्थान में 1500 रुपया, बंगाल में 1500, उत्तर प्रदेश 1500, सरकारी राज्यों से एक कदम बढ़ाकर आगे करने चाहिए। हमारे मान्य मंत्री जी को बोल रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री लिंडा साहब। मंत्री के कोई भी विषय है वो सरकार के लिए चिंता का विषय है, और जब कोई विषय विचारणीय होता है तो वो तत्काल नहीं होता है, उसमें समय लगता है। जब आएगा तो इस विचारणीय प्रश्न पर हम सरकार विचार करेगी, जो चिंता आप लोगों ने व्यक्त किया है। महोदय, अफसोस इस बात का है कि नहीं, पहले बोलने दीजिए, सुन लीजिए नवीन जी, आप अब पुराने हो चुके हैं, सुन तो लीजिए। क्यों नहीं पॉलिटिकल बोलेंगे? आप बढ़ाने की चिंता कर रहे हैं, सरकार की चिंता यह है महोदय, कल हमने सदन में कहा है कि जो राष्ट्रीय विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन में जो राशि मिलनी चाहिए केंद्र सरकार से, वो 1 अरब 41 करोड़ रुपया, वो तो दिलवा दीजिए, वो तो हम लोग पहले बांट दे, और आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। चलिए, माननीय सदस्य आलोक सरन जी, चलिए। आलोक सरन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आलोक सरन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अच्छा माननीय सदस्य नवीन जी आसन पर जाइए, माननीय अध्यक्ष। ऐसा नहीं होता है कि आप सदन में प्रश्न रखें और देर उसको लागू कर दे सरकार, ऐसा नहीं होता है। सरकार बोले, माननीय मंत्री का जवाब था नवीन जी नहीं,
ऐसा नहीं, हाँ ना दोनों में नहीं, उनको विचार करने दीजिए। विचार करने के उपरांत सरकार अपने विचार से आपको अवगत कराएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आज सवाल लाए और अभी तुरंत समाधान हो जाएगा। बैठिए 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 माननीय साहब। माननीय ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैंने जो माननीय मंत्री जी से मयूराक्षी लेफ्ट बैंक कैनल और रानेश्वर प्रखंड में सिंचाई संबंधित प्रश्न किया था, मैं समझता हूं कि उत्तर संतोषप्रद है, मैं संतुष्ट हूं। बस माननीय मंत्री जी से यही आग्रह है कि वितरणियों के पक्कीकरण हेतु जल्द से जल्द निविदा निकाला जाए। धन्यवाद। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, आलोक जी का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग माननीय मंत्री बैठिए और जवाब देने जो इनका मांग है पीसीसी करने का, उसका भी नई प्रशासनिक स्वीकृति हो गया है। 41 तो 98 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है, निविदा निकाला जाएगा। ठीक। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी, माननीय सदस्य राज सिन्हा जी, माननीय सदस्य राज सिन्हा जी, माननीय सदस्य संजय कुमार सिंह यादव, पूछिए। संजय कुमार जी पूछिए। माननीय मंत्री महोदय का जवाब मिल गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में बना देंगे। माननीय मंत्री जी, अब कैसे होगा? माननीय मंत्री महोदय, आप सदन को बाधित भी करेंगे, प्रश्न का जवाब भी लेंगे, चित भी आपका, पट भी आपका, नहीं होगा तो बाहर जाकर के पोडियम में कुछ बोल भी देंगे। ऐसा नहीं होता है। आपका नाम पुकारा गया आसन से, आपको संजीदगी के साथ जनता के सवाल के साथ रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय। संजय जी बैठिए। अध्यक्ष महोदय, मैं संजय जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ महोदय। जवाब दे जो प्रश्न इन्होंने किया है महोदय, खास करके हुसैनाबाद अनुमंडल के हैदरनगर तथा मोहम्मदगंज प्रखंड मुख्यालय महोदय, तो रमजान का महीना है महोदय और इरफान अंसारी मंत्री है महोदय, तो निश्चित तौर पर महोदय मैं कहना चाहता हूँ हमारी जो सरकार है महोदय, जो विभाग है, हम लोग दो तरह का हम लोग महोदय निर्माण करते हैं। एक मरम्मती, दूसरा नया गोदाम बनाते हैं। तो इन्होंने महोदय हैदरनगर में गोदाम बनाने की मांग किया है। मैं आश्वस्त करता हूँ महोदय कि डीपीआर बनाकर बहुत जल्द महोदय, रमजान का महीना है, इसी महीने में हम डीपीआर बनवाएंगे और हैदरनगर को महोदय हम 1000 एमटी का गोदाम देंगे महोदय। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य निर्मल महतो, माननीय सदस्य निर्मल महतो, माननीय सदस्य सुरेश कुमार बैठा जी, अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल कृषि मंत्री या पशुपालन सहकारिता से है। क्या यह बात सही है कि कोई व्यक्ति किसी भी सरकारी संस्थान में एक वर्ष में 240 दिन कार्य करता है तो उसे संस्थान में स्थायी करने का प्रावधान है? इन्होंने अस्वीकारात्मक लिखा है। आगे है, क्या यह बात सही है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में दैनिक मजदूर के रूप में 772 कुशल मजदूर वर्षों से कार्यरत हैं? यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो इन दैनिक मजदूरों को सरकार द्वारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में क्या स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त करेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? इन्होंने आंशिक स्वीकारात्मक में लिखा है, वर्तमान में 773 आकस्मिक श्रमिकों का कार्यबल पर कार्यरत हैं, जिसमें मौसमी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होता है। ऐसा कोई प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। तो मैं मंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये
कानून 258 औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 258 में ये निहित है कि कोई भी मजदूर लगातार निरंतर किसी भी संस्थान में 240 दिन तक काम करता हो तो वो पेंशन के भागी होंगे, उसको रेगुलाइज किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का सवाल है उसका खंड 1 का जवाब अस्वीकारात्मक किया गया अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे झारखंड सरकार की जो सेवा नियमितीकरण से संबंधित जो नियमावली है उसमें सृजित पदों के विरुद्ध कार्यरत 10 वर्ष, सर गौर करेंगे, सृजित पदों के, और ये पद कभी सृजित किए नहीं गए थे। ये जो पद है अध्यक्ष, पद भी नहीं कहेंगे, वहाँ पे BAU में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कई सारे खेत में लगातार लेबर्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो वैसे सीजनल कैजुअल लेबर्स को हायर किया जाता था वहाँ पे, और जायज़ सी बात है कि वो सभी लेबर्स आसपास के ही लोग हैं, तो कई बार प्रेशर के वजह से हर एक साल वही लोग रिपीट होते हुए आए हैं। इसीलिए ऐसा कोई नियम हमारे राज्य में नहीं है। हाँ, सृजित पद में 10 साल से अधिक अगर किसी ने कार्य किया है तो उनको रेगुलराइजेशन करने का विचार सरकार कर सकती है, ऐसा नियमावली कहता है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए अस्वीकारात्मक किया गया है और उनको मेंशन करके ये बताया भी गया है कि ये सीजनल लेबर्स हैं और इनकी आवश्यकता सीजन के अनुसार ही उनको बुलाया जाता है काम पे। 10 से 15-20 साल तक जो कुशल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों का लिस्ट जो है 772 हमने बताया है। पूरी जानकारी उनसे ले लीजिए। रेगुलाइज लेबर वहाँ काम कर रहे हैं। उसके अलावा और कुछ लोग हैं जो उसको बीच बीच में स्टॉप करके फिर चेंज करके उसको फिर बीच में रखा जाता है, लेकिन ये रेगुलर है 772 कुशल श्रमिक। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उसमें शब्द रेगुलराइज नहीं हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कैजुअल लेबर्स हैं, उनको आवश्यकता के अनुसार बुलाया जाता है। और मैं मानती हूँ माननीय सदस्य के इस बात से कि वही लोग रिपीट भी होते हैं, बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज रेगुलर, वो उनका रेगुलराइज्ड नहीं है अध्यक्ष महोदय, वो कैजुअल लेबर्स। सवाल है, इन लोगों को आप रेगुलर करेंगे, अस्थायी करेंगे, लेकिन नियम है 240 दिन, उन्होंने फुलफिल किया है, ये एक्ट में कहता है 258 धारा में। अध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार की जो हमारे पास नियम वाली है उसमें पद सैंक्शन होना चाहिए सदस्य महोदय। उसमें जब पद सृजित रहेंगे तो उसमें नियमितीकरण हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि ये पद सृजित ही नहीं किए गए हैं, और हमारा जो नियमावली है वो कहता भी है कि इसके लिए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। आप किसी को रेगुलराइज करने के लिए, कोई 20 साल 15 साल सेवा दिया, पद सृजित नहीं था, नाउ अगर हम लोग उसको रेगुलराइज करना चाहते हैं तो सरकार अगर उसके लिए पद सृजित करने जाए तो वो भी नियमावली में प्रावधान नहीं है। चलिए माननीय सुरेश जी, ठीक है, वो आपका विषय आ गया, मंत्री जी समझ लिए, कैसे क्या किया जा सकता है सोचेंगे। ये स्पष्ट जवाब नहीं है, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आप 15-20 साल से कोई संस्थान में काम करते हैं, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया ही नहीं पूरा संविधान में निर्मित किए कि आप 240 दिन तक काम करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आपको रखना है, तो क्यों नहीं कृषि विश्वविद्यालय इसको रेगुलाइज करता है? आप जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मार्गदर्शन दिया गया है ये सत्य है अध्यक्ष महोदय, मगर फॉर दोज काइंड ऑफ पोस्ट जहाँ पे पद पोस्ट सैंक्शन किए गए हैं, वहाँ पे पद सृजित है, वैसे जगहों के लिए आपको नियमितीकरण करना है। अगर 10 साल तक आपने सेवा दिया है, वैसे सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन है अध्यक्ष महोदय, मगर फॉर दोज थिंग्स यू हैव टू हैव द पोस्ट सैंक्शन, पद सृजित होना चाहिए। माननीय सदस्य अमित कुमार। माननीय सदस्य अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये प्रश्न है कि मिश्रित कृषि एवं फसल विविधीकरण की व्यापक संभावना के बावजूद सरकार इस पर पहल कोई नहीं कर रही है, और ये जो आंसर हमें प्राप्त है महोदय, इसमें हमें जो उपलब्ध कराया गया है सरकार अस्वीकार करती है। निश्चित तौर पर सर, योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही है, लेकिन योजनाएं जो संचालित हो रही है राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, जिससे हमारे कृषकों को लाभ मिलेगा, उन योजनाओं का क्या बखूबी प्रचार किया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। और प्रचार किया जाता है तो कैसे किया जाता है, ये हमारा पूरक होगा।
माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का सवाल है, आशा करती हूँ कि वो संतुष्ट है, इसीलिए उन्होंने पूरक जो पोस्ट किया है कि हम प्रचार कैसे कर रहे हैं। लगातार योजनाओं का प्रचार हमारे ब्लॉक स्तर में एटीएम, बीटीएम, बीएलडब्ल्यू के माध्यम से किया जाता है अध्यक्ष महोदय, और कई जगह पे बैनर, पोस्टर, लीफलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। और मुझे लगता है उससे भी विशेष ये है कि हम जैसे जनप्रतिनिधि लगातार संपर्क में रहते हैं जनता से और उनको भी ये चीजों के बारे में प्रचार करते हैं। चलिए अमित। अध्यक्ष महोदय, ये प्रचार प्रसार चूंकि हमारे आम जन तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए चाहेंगे कि विभाग की ओर से व्यापक पहल हो। और एक योजना के संबंध में हम ये कहना चाहेंगे, चूंकि सिल्ली विधानसभा का हमने प्रश्न लाया है जिस पर कि ये जो योजनाएं हैं सर संचालित की जा रही है, जैसे NFSM, TRFA, BFVY, ये सारी योजनाओं के द्वारा जो केंद्र और राज्य के द्वारा संचालित होती है महोदय, हम नहीं समझते हैं कि ऐसे हमारे आम जन जो है, ग्राम के जो कृषक हैं, उन्हें इन सारी योजनाओं का पता भी होता है। इसलिए महोदय हमने देख चुका, ये जो आंसर हमें मिले हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो प्रचार होना चाहिए वो प्रचार हम चाहेंगे माननीय मंत्री महोदया से कि इसका व्यापक प्रसार हो, ताकि एक एक जन इस योजना का लाभ ले सके। क्योंकि मिश्रित कृषि वही कृषि है कि हम एक ही जमीन पर एक साथ बहुत सारे फसल का उत्पादन करते हैं और साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। तो ये सारी चीजें यदि हमारी, क्योंकि हम सर कृषि प्रधान क्षेत्र से आते हैं, तो ये सारी योजनाएं अगर उतर रही है तो इसका भरपूर लाभ मिलना चाहिए। बस हम यही चाहेंगे माननीय मंत्री महोदया से कि इसका व्यापक प्रसार प्रचार हो। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का सवाल है जो मिश्रित कृषि के बारे में, अध्यक्ष महोदय आई थिंक वो मिक्स्ड क्रॉपिंग को यहाँ पे मीन कर रहे हैं, और जो समेकित कृषि के बारे में बात हो रही है अध्यक्ष महोदय, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में, तो वो हम लोग केंद्र सरकार के द्वारा एक रैड है, रेनफेड डेवलपमेंट एरिया, उसके तहत चलाते हैं। लगभग 6 जिलों को लिया गया है इस योजना के तहत, और रांची जिला में, क्योंकि आपका भी रांची जिला में ही आता है, रांची जिला में 2 ही प्रखंड लिया गया है, उसमें से मांडर प्रखंड एक है और बुढ़मू प्रखंड है। अभी इस कार्य को चलाया जा रहा है। जब आगे समय में जाके विस्तारीकरण होगा अगर इस योजना का, तो निश्चित रूप से हम लोग सिल्ली को अगर आप अनुशंसा करके देंगे तो सिल्ली को भी टेक ओवर किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात है, तो हम लोग लगातार सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के माध्यम से कई सारे योजनाओं के तहत हम लोग बीज देते हैं, और उसमें बीज केवल एक तरीके का नहीं दिया जाता है, दलहन, तिलहन, पैडी, राइस, वीट, सब चीजों का दिया जाता है अध्यक्ष महोदय। जहाँ तक माननीय सदस्य का सवाल है कि इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए और सदन की जानकारी के लिए बता दूं कि जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है उसमें लैंड पैक्स के माध्यम से 50% सब्सिडी में हम लोग बीज वितरण करते हैं। जस्ट एक मिनट, सदस्य महोदय एक बार पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, आपके सवाल में भी मैं आ रही हूँ प्लीज। हाँ है, और जो भी विभाग से बातें आई है ठीक है, मेरा सिर्फ यही कहना है महोदय कि प्रचार प्रसार हो, बस इतना ही कहना है। आप प्रचार प्रसार बेहतर करें बस। उसी में आ रही हूँ अध्यक्ष महोदय कि लैंड पैक्स 50% सब्सिडी में हम लोग दे रहे हैं, और जो आप NFSM का बात कर रहे हैं वो आपके ATM BTM जो आपके ब्लॉक में आत्मा के द्वारा संचालित ATM BTM रहते हैं, वो इनका वितरण करते हैं। एक बार में 4-5 क्लस्टर को ही हम लोग दे पाते हैं। मैं सभी माननीय सदस्य से, क्योंकि बहुत सारे सदस्य इस हाउस में सदन में नए आए हैं अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से मैं चाहूंगी कि अपने अपने ब्लॉक में एक ATM BTM के साथ बैठक करें, जानकारी ले कि किन किन गांव को क्लस्टर के तहत हम लोग वितरण भी कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं मानती हूं माननीय सदस्यों के योगदान के बिना और उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना हम लोग भी ये प्रोग्राम को सही तरीके से प्रचार नहीं कर पाएंगे। अन्यथा उसके अलावा भी अगर हम लोगों को कुछ चैनल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रचार के लिए, तो निश्चित रूप से सुझाव के रूप में इसको लेते हुए हम लोग करेंगे। धन्यवाद। अब शून्यकाल की सूचना माननीय सदस्य श्री मंगल कालिंदी जी। अध्यक्ष महोदय, जो सलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बोड़ाम एवं पटमदा प्रखंड जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ के लोगों के आय का मुख्य स्रोत कृषि ही है। इन प्रखंडों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि पर ठीक ढंग से खेती नहीं हो पाती है, जिससे उक्त प्रखंडों के किसानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। सुनरेखा बहुउद्देशीय परियोजना अंतर्गत चांडिल डैम से EGPL के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर
बड़े पैमाने पर खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में सुधार होगी। अंत में आसन के माध्यम से उल्लेखित प्रखंड हेतु चांडिल डैम से ईजीपीएल के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था कराने हेतु सरकार से मांग करता है। माननीय सदस्य दशरथ गगरा जी। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016 के बाद से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट का आयोजन अब तक नहीं किया गया है, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऐसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाना है। वर्तमान में झारखंड राज्य के 1 लाख से अधिक छात्र इस परीक्षा में शामिल होने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आसन के माध्यम से सरकार से यह मांग रखता हूं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन शीघ्र किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला जिला वनों से शासित जिला है। गुमला जिला की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से सटी हुई है। जिले में जंगली हाथियों का आवागमन हमेशा होते रहने से लोगों की मृत्यु होती रहती है, वह लोग घायल भी होते रहते हैं, परंतु झारखंड राज्य में मुआवजा की राशि भारत के दक्षिण राज्यों के अनुपात में बहुत ही कम है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, मनुष्य की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपया, गंभीर रूप से घायल होने पर 5 लाख रुपया, आंशिक रूप से घायल होने पर 2.5 लाख रुपये व स्थायी रूप से अपंग होने पर 5 लाख रुपये देने की मुआवजा देने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, जिला चतरा अंतर्गत चतरा रेकर्ड रूम में कर्मचारी एवं भूमाफियाओं के द्वारा मिली भगत कर बड़े पैमाने पर रेकर्ड रूम में छेड़छाड़ कर वास्तविक जमीन मालिक का जमीन दूसरे के नाम पर करके बेच रहे हैं। अतः शून्यकाल के माध्यम से मांग करता हूं कि उससे संबंधित अधिकारी एवं भू माफियाओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रदेश में बसने वाले भुइंहर, मुंडा और भुइंहर जाति, जिसे बिहार सरकार में मुंडा जाति के उपजाति मानते हुए अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त था। झारखंड राज्य के गठन के बाद लिपिकीय भूल के कारण इस जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा दिया गया है, जिससे इस जाति के लोगों को राज्य में अनुसूचित जनजाति को मिलने वाली लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। अतः शून्यकाल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि भुइंहर, मुंडा और भुइंहर जाति को पुनः अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, पलामू जिला के हैदरनगर प्रखंड अंतर्गत काशीश्वर डैम का लघु नहर का पक्कीकरण नहीं होने के कारण किसानों के सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार से मैं मांग करता हूं कि काशीश्वर डैम से निकलने वाली नहर का पक्कीकरण प्राथमिकता देकर कराया जाए। माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, आपके ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रही है विधानसभा में, इसी पर मेरा शून्यकाल भी है। झारखंड में ब्लड रिप्लेसमेंट कार्ड मतलब डोनर कार्ड 6 सालों से बंद है। ब्लड डोनर्स को प्रोत्साहन एवं मरीज को ब्लड की आकस्मिक पूर्ति के लिए डोनर कार्ड पुनः चालू करते हुए रक्तदान की जागरूकता हेतु अभियान तेज किया जाए। साथ ही राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में खासकर रिम्स, SNMCH एवं जिला सदर अस्पताल रांची से लेकर तमाम सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को 2018 से पहले जारी आदेश के अनुसार ब्लड मिलना सुनिश्चित हो। माननीय सदस्य चंद्रदेव महतो जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला अंतर्गत गोविंदपुर प्रखंड के चरक पाथर मोड़ से नयाडी मोड़ तक की सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है। यह सड़क आसपास के 6 पंचायतों कुलबेड़ा, जयनगर, तिलैया, आसनबानी, विराजपुर तथा मर्चों के हजारों लोगों के आवागमन का मुख्य मार्ग है, जिससे प्रतिदिन लगभग 10,000 लोग गुजरते हैं। सड़क संकरी होने एवं खराब स्थिति के कारण यहाँ अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है, जिससे आम जनता को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार से इस महत्वपूर्ण सड़क की विशेष मरम्मति एवं चौड़ीकरण की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री अनंत प्रताप देव।
अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला के भवनाथपुर प्रखंड के पंडरिया पंचायत अंतर्गत ग्राम गुड़गावा अवस्थित शिव पहाड़ी मंदिर जिला के प्रमुख धार्मिक स्थलों में एक है। लगभग 200 वर्ष से अधिक प्राचीन पहाड़ के 150 फीट गर्भ में बसे भगवान महादेव की स्वयं अवतरित शिवलिंग की पूजा करने पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। अतः शिव पहाड़ी गुफा मंदिर भवनाथपुर को पर्यटक स्थल का दर्जा देते हुए इसके सौंदर्यीकरण कार्य की मांग सदन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री उमाकांत रजक। अध्यक्ष महोदय, बोकारो जिला अंतर्गत चंदनचरी विधानसभा क्षेत्र के बरमसिया एवं अमलाबाद तथा चांद प्रखंड के पेंड्राजोरा एवं बोकारो कामाराफरी तथा गुमिया विधानसभा क्षेत्र के खेरा छात्र मोहवाटा और डुमरी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर घाट को प्रखंड बनाने की मांग वर्षों से नागरिकों द्वारा की जा रही है। अतः आसन के माध्यम से उक्त वर्णित क्षेत्रों को प्रखंड बनाने की मांग सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय, सोनातू प्रखंड के सोसोडी से रानाडी पथ भाया बांकू, लांदोपडी, कोडाडी, बुसुडी, जोजोपीड़ी, नरसिंह लोवाडी, कोडाडी से जलिंगसरेंग बाजार, सलगाड़ी से सलगाड़ी टोंगरी, तेतरटाण से भेलवाटाण, बुसुडी से हैसाडी, तिलाईपीड़ी से बांधडी, भाया सावडी, सावडी से पापीदा, पथ जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, जनहित में इन पथों का पुनर्निर्माण कराया जाए। माननीय सदस्य श्री निर्मल महतो। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के मांडू विधानसभा अंतर्गत मांडू, डाड़ी, चुरचुर, बिसुनगढ़, टाटी झरिया एवं दारू प्रखंड में कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज तथा कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, जिसके कारण मांडू विधानसभा के सभी प्रखंडों के छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बिशुनगढ़ ITI इस मार्च में ही शुरू किया जाए। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार एवं मांडू विधानसभा सरकारी डिग्री कॉलेज तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का मांग करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य श्री रोशनलाल चौधरी जी। माननीय सदस्य श्री रोशनलाल चौधरी जी। माननीय श्रीमती ममता देवी स्वाविश्व। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ जिला के कई ऐसे आदिवासी मूलवासी लोग निवास कर रहे हैं जो शहर के इर्द गिर्द निवास करते हैं, जो भूमिहीन हैं। वर्षों से रेलवे एवं अन्य सरकारी खाली जगहों पर झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं। समय समय पर संबंधित विभागों द्वारा इन्हें हटाने एवं उजाड़ने का प्रयास किया जाता रहता है। ऐसे लोगों को पुनर्वास नियम के तहत पुनर्वास हेतु सरकार से शून्यकाल के माध्यम से मैं मांग करती हूँ। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री भूषण बड़ा। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला मुख्यालय में 7 करोड़ 81 लाख की लागत से अनुमंडल कार्यालय भवन बनाया गया था। इस भवन निर्माण के लिए अलग से 66 लाख रुपये का अतिरिक्त राशि का भुगतान भी किया गया। इसके बावजूद भवन की गुणवत्ता एकदम घटिया है। संविधायक ने भवन निर्माण को लूट का चरागाह बना दिया और भवन महाभ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। नवनिर्मित भवन में लगाए गए सभी सामग्री गुणवत्ता एकदम घटिया है। अतः महोदय, भवन निर्माण में भुगतान किए गए 66 लाख रुपये का अतिरिक्त राशि को सरकारी कोष में वापस जमा कराया जाए। निर्माण कार्य के जांच हेतु उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जांच में दोषी पाए जाने पर सभी दोषियों को कठोर दंड दिया जाए। संविधायकों को ब्लैक लिस्टेड किया जाए एवं भ्रष्ट अधिकारियों को सेवा मुक्त करने की मांग में सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शिव पूजन मेहता। माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शिव पूजन मेहता। माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महंती जी। अध्यक्ष महोदय, मौड़ागुड़ा विधानसभा क्षेत्र के चंदनपुर पंचायत में वर्ष 2016 से करीब 5 करोड़ की लागत से पिताजुड़ी ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शुरुआत की गई थी।
जिसमें सुवर्णरेखा नदी से पानी को फिल्टर कर लगभग 12 गांव में हर घर को नल के माध्यम से जल पहुंचाने का लक्ष्य था। परंतु दुर्भाग्य का विषय यह है कि विभागीय पदाधिकारी व संबंधित संवेदक के मिली भगत से योजना में बढ़ती गई अनियमितता के कारण आज तक 8 वर्ष गुजर जाने के बाद भी लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। अतः आसन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस अनियमितता को अविलंब दूर करके तत्काल इस पर पहल किया जाए और ग्रामीण जलापूर्ति योजना को सुदृढ़ किया जाए। माननीय सदस्य श्री नमन विस्कल कोनगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला में आए दिन दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे इमरजेंसी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐसी परिस्थिति में 108 एम्बुलेंसों की जर्जर हालतों के कारण इमरजेंसी मरीजों को ससमय 108 एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिलने के कारण मरीजों की मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि 108 एम्बुलेंसों को जल्द दुरुस्त करते हुए जिला को और अधिक संख्या में एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जाए। श्रीमती मंजू कुमारी सौबिसौ। श्रीमती मंजू कुमारी सौबिसौ। श्री राजेश कच्छप सौबिसौ। अध्यक्ष महोदय, रांची जिला के नामकुम प्रखंड के मारसाली पहाड़ को पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के विभागीय अधिसूचना संख्या 5 दिनांक 12/3/2021 को राज्य स्तरीय पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है महोदय। लेकिन आज अधिसूचना की 4 साल बीत जाने के पश्चात भी उक्त पर्यटन स्थल को विभाग के द्वारा विकसित नहीं किया जा सका है महोदय। मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि राज्य स्तरीय पर्यटन स्थल को की दर्जा प्राप्त मारसाली पहाड़ को विकसित किया जाए महोदय। माननीय सदस्य प्रदीप प्रसाद। माननीय सदस्य प्रदीप प्रसाद। माननीय सदस्य श्री संजीव सद्दार। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पोटका प्रखंड सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में है। यहाँ की गरीब मेधावी छात्र छात्राएं को उच्च शिक्षा हेतु जमशेदपुर जाना पड़ता है, जबकि यहाँ डिग्री कॉलेज निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है तथा भवन निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है। और अब जब तक भवन निर्माण का कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक इसी सत्र 2025-26 के बीए की पढ़ाई किसी अन्य सरकारी भवन में संचालित करने की मांग आसन के माध्यम से सरकार से करते हैं। माननीय सदस्य श्री उदय शंकर सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं आसन के माध्यम से सारठ, पालाजोरी, करमाटांड प्रखंडों में एक भी जल मीनार या चापाकल जो कार्यरत नहीं है उसे शीघ्र चालू कराने के लिए सरकार से विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि उसको चालू करा दें, क्योंकि अभी जो गर्मी की स्थिति बनने वाली है या जो अभी रमजान वगैरह में जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं और जो सफेद हाथी की तरह हर पंचायतों में 64 पंचायत हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में, 64 पंचायत में सफेद हाथी की तरह टावर खड़े हैं, लेकिन एक बूंद पानी पिछले 15-20 वर्षों से आज तक नहीं प्रवाह हो रहा है। बहुत परेशानियां हो रही हैं लोगों को। मैं सरकार से इसे शीघ्र चालू कराने की आपके माध्यम से कोशिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इसे जितना जल्द से जल्द हो चालू कराया जाए, ताकि अभी गर्मी और पर्व त्योहार में परेशानियां लोगों को दूर हो जाए। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। रामगढ़ बूढ़ाकाप में स्थित आलोक स्पंज फैक्ट्री पर्यावरण व प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन कर रही है, जिससे ग्रामीण कैंसर, टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। हालिया
दिनों में नीरज कुमार नामक एक 8 वर्षीय बालक की मृत्यु कैंसर से हो चुकी है और करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग बीमारियों की चपेट में हैं। ग्रामीण महिलाएं 60 किलोमीटर पैदल चलकर राजभवन भी आई थी फैक्ट्री को बंद कराने की मांग को लेकर। पर्यावरण प्रदूषण विभाग की बैठक में जिला उपायुक्त ने विभाग के अधिकारियों को प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी फैक्ट्री को जांच करने का निर्देश भी दिया था, जिसमें 3 फैक्ट्रियां घोर उल्लंघन करते हुए पाई गई, जिनमें आलोका स्टील फैक्ट्री भी है जो प्रदूषण मानकों का लगातार उल्लंघन करते हुए पाई गई है। महोदय, मानव जीवन कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है, अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि फैक्ट्री से पर्यावरण प्रदूषण मानकों का अनुपालन कराया जाए या फिर फैक्ट्री को बंद कराने की दिशा में पहल कराया जाए, जिससे कि जीव जंतु वनस्पति की क्षति ना हो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य डॉक्टर नीरा यादव, माननीय सदस्य डॉक्टर नीरा यादव, माननीय सदस्य चंद्रदेव महतो। ध्यानाकर्षण की सूचना, ध्यानाकर्षण की सूचना। 1 मिनट बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के द्वारा एक सूचना आपको देनी थी। अध्यक्ष महोदय, जो शून्यकाल के माध्यम से जो सूचनाएं दी जाती हैं जस्ट 12:01 मतलब दूसरे दिन में, उस समय भी जो आपके माध्यम से आया कि साइन किया जाता है, एक कर्मचारी 2 आपके यहाँ से डिप्यूट रहते हैं और फिर से हम लोगों को सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक फिर से साइन करनी पड़ती है, जिसको लेकर के काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो हम लोग एक आग्रह आपसे करना चाहेंगे महोदय कि जो साइन हम लोग करते हैं 12:01 के बाद सुबह के टाइम में दूसरे दिन, उसी को मान्य लिया जाए महोदय, ताकि दोबारा हम लोगों को 7 बजे ना आना पड़े, वो 12 से 1 बजे तक वो रहे महोदय। आप माननीय सदस्य जो शून्यकाल डालते हैं, बोलिए। महोदय, का बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं इस एक्सपेरिमेंट को भी कर लेता हूं। चलिए, बहुत सारे माननीय सदस्यों का आग्रह है तो मैं इसको भी दिखवा लेता हूं। ठीक, ध्यानाकर्षण की सूचनाएं। श्री चंद्रदेव महतो जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण बीसीसीएल के क्षेत्र संख्या 10 में जो बीसीसीएल का काम कर रही एटी देव प्रभा द्वारा बलियापुर प्रखंड के सुरुंगा और झरिया के भोरा से संबंधित था, जिसमें बलियापुर प्रखंड के सुरुंगा से संबंधित जवाब आया है। जवाब जो ध्यानाकर्षण में जो उल्लेख किए गए थे उसी चीज को जवाब में रखा गया है, थोड़ा विस्तार करके बताया गया है। इसमें मेरा कहना है कि जो उत्खनन काम कर रही है, ये उत्खनन काम वहाँ के रैयतों के जो जमीन है उस जमीन पर जबरन ओबीडम किया जा रहा है और उस जबरन ओबीडम में झारखंड सरकार के प्रशासनिक अधिकारी भी मूक दर्शक की तरह है। हम लोग को जो इस पर जो एफआईआर हुआ, सीओ द्वारा जो एफआईआर किया गया है 23/12/2023 को, ये एफआईआर भी लगातार 2 महीना तक वहाँ के रैयत धरना पर बैठे, उस धरना में हम भी शामिल थे, तब ये एफआईआर हुआ। इसके बाद भी जो कार्रवाई हुई वो भी गांव के लोग लगातार आंदोलन करते हैं तभी होता है और सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि आंदोलन में जाते हैं तो उस पर गांव के लोगों पर, रैयतों पर तुरंत कार्रवाई होती है। तो ये जो स्थिति है, मेरा कहना है कि बीसीसीएल उस जमीन पर अनाधिकृत रूप से काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये हम लोग ने इसका जवाब दिया है कि इस पर अतिक्रमण बाद का कार्रवाई चल रहा है, जिसमें 2 नोटिस निर्गत की जा चुकी है। ये बात सही है, माननीय सदस्य जो बात को उठा रहे हैं कि बीसीसीएल के द्वारा या उनके
किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है जो रहती जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ, यह स्पष्ट बात है। लेकिन चूंकि अतिक्रमण बात का इसमें मुकदमा चल रहा है तो उसकी प्रक्रिया है, इसलिए यह करने के बाद इस पर जो है ना कार्रवाई हो, प्रक्रिया पूरी होने के बाद। प्रक्रिया हो गया। माननीय सदस्य, आप संतुष्ट हैं? नहीं महोदय, मेरा कहना है कि जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया बताया जा रहा है सिविल का जैसे मामला चलता है उस हिसाब से करके छोड़ दिया जाता है। जो जवाब आया इसमें सरकारी जमीन भी है, सरकारी जमीन पर भी वो काम कर रहा है और हम लोग, सरकार उसको काम करने दे रही है। हम लोग सिर्फ जोड़ रहे हैं कि केंद्र के पास बकाया 1,36,000 करोड़ का है, लेकिन जो बनता है उस जमीन पर, सरकारी जमीन हो चाहे रैयती जमीन पर हो, बीसीसीएल जो काम कर रही है उसके पास अधिकृत कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है, जमीन न रजिस्ट्री हुआ है न ट्रांसफर हुआ है, लेकिन काम कर रही है। उसमें जब लोग हक मांगने जाते हैं तो सिविल सूट के तरफ कार्रवाई होती है और जब कुछ बोलने जाते हैं तो उस पर क्रिमिनली में कार्रवाई होता है। हम बताना चाहेंगे सदन को कि एक रैयत है बलदेव कुंभकार, जो 5 जनवरी 2025 को रात को शौच करने के लिए गए अपने जमीन पर, अपने रैयती जमीन पर, रात को उसको हाईवा से कुचल के मार दिया गया। वो रात को अपने घर से निकल नहीं सकते हैं। उस स्थिति, वहाँ की स्थिति ऐसी है कि जलस्तर बहुत नीचे चल गया है, कोई रनिंग वाटर नहीं है, किसी कुआं में पानी नहीं है, कोई चापाकल नहीं चलता है, बाहर शौच के अलावा दूसरा कोई नहीं है। बाहर निकलते हैं तो रात को 9 बजे के बाद लगता है कि दूसरे का राज चल रहा है, दूसरा साम्राज्य है। दूसरी ओर देखिए, राजू भैया विगत 2 मार्च को उनको अपना घर से निकले थे, घर को साफ करने के लिए, ओबी डैम का चपेट में, पत्थर के चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। अखबार का हेडलाइन देखिए, ओबी डैम के पत्थर के चपेट में आकर युवक की मौत, आक्रोश। ये जो स्थिति है, मेरा कहना है कि राज्य सरकार का उसमें दखल हो, राज्य सरकार उस पर कमेटी बनाए या फिर बीसीसीएल के सीएमडी डीपी जितने पदाधिकारी हैं उन लोग को बुला करके स्थिति स्पष्ट करने का काम है। अरूप जी, आप भी हस्ताक्षर हैं, आप भी पूछ लीजिए, एक साथ मंत्री जवाब दे दें। मैं 1 मिनट से भी समझाने की कोशिश करता हूं। जो कोल इंडिया जो है वो 3 तरीके से माइनिंग करती है। एक तो है आउटसोर्सिंग मोड में, दूसरी एमडीओ है, तीसरी रेवेन्यू शेयरिंग। एमडीओ या रेवेन्यू शेयरिंग में जमीन आपको अपने परचेज करके आपको करना है। अगर कोई विस्थापन की भी स्थिति है तो वो कंपनी को करना है, वो प्राइवेट कंपनी को करना है। ये मामला जो है एटी देव प्रवाह की झरिया का मामला है, जो 6 माइंस चला रहे हैं, आउटसोर्सिंग भी चला रहे हैं, एमडीओ मोड भी, लेकिन घटना जो दिखा रहा है वो एमडीओ मोड की दिखा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ी ये से, एक तो है जो रैयतों की जमीन की मुआवजा बिना दिए उस पर बार बार डंपिंग कर रहे हैं, बीसीसीएल मैनेजमेंट मुखदर्शक होकर बैठे हुए। अध्यक्ष महोदय, ये व्यवस्था का पार्ट नहीं है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है, ये व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, व्यवस्था इसके अंदर है। मतलब हमारा कहना है जो राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ इन लोगों की पुलिस प्रशासन सब, कोई रैयत जाती है तो उनकी लठैत भी मारती है, पुलिस भी केस करती है, पुलिस भी मारती है, तो लोग जाएंगे कहाँ, किसके दरवाजे जाएंगे? जाने की तो रास्ता भी नहीं है। सिर्फ ये नहीं है अध्यक्ष महोदय, आप देखिए कितने कर की चोरी आपके कोल इंडिया कर रहे हैं। आप जो सरकारी जमीन है, हम तो रैयत है तो ठीक है, हम अपनी जमीन को देख रहे हैं, लेकिन जो सरकारी हजारों एकड़ जो आउटसोर्सिंग वाले जो कोल इंडिया पूरा ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल में कर रहे हैं, वो कॉमर्शियल माइनिंग कर रहे हैं। आप कॉमर्शियल माइनिंग का टेंडर कर रहे हैं और हमें रेट दे रहा है जो कृषि भूमि का रेट है, हमें कृषि भूमि का रेट वो भी जमा नहीं करते। सरकार जानेगी तब तो जो भाई ये आउटसोर्सिंग में या ये कोल इंडिया ने कितना जमीन पर हमारे डंपिंग कर दिए, हमारे माइनिंग कर दी। इसका अलग से सर्वेक्षण हो तो हमको लगता है 1,36,000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा रेवेन्यू आज हमको कोल इंडिया से मिलेगी। झारखंड की लॉस है ये,
तो इसकी एक अलग से विधानसभा कमेटी बनाएं और इन तमाम आउटसोर्सिंगों की जांच करने के लिए, एमडीओ मोड की जांच करने के लिए, रैयतों को, हमारे झारखंड वासियों को संरक्षण करने के लिए हम समझते हैं जो झारखंड विधानसभा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विधानसभा की एक कमेटी बनाइए और पूरी सारे माइनिंग एक्टिविटीज की कोल का जांच हो, उसमें सरकार की भी रेवेन्यू बढ़ेगी, रैयतों की भी फायदा होगी और वहाँ काम करने वाले मजदूरों को जिसको एचपीसी देने की बातचीत हो रही है, जिसे 9,000 10,000 देकर बंधुआ मजदूर के तरह खटा रहे, उन लोगों की भी फायदा होगी। तो अध्यक्ष महोदय, आप माननीय मंत्री से ये दरख्वास्त करेंगे जो एक विधानसभा की कमेटी बनाकर ये किया जाए। ये बहुत बड़ी मामला है अपने आप में। अध्यक्ष महोदय, आप हस्ताक्षर हैं क्या माननीय मंत्री? अच्छा, बाद में हम आप हस्ताक्षर जो मामला माननीय आरूप चटर्जी जी उठा रहे हैं, लगता है सर ये मामला गंभीर है, इसलिए कि चूंकि रैयती का 1.10 एकड़ कुल रकबा पर और सरकार के 118.35 एकड़, अनाबाद सर्वसाधारण 1.10 एकड़, कुल रकबा 119.45 एकड़ भूमि पर चलित है। और जिस तरीके से माननीय सदस्य इस बात को उठा रहे हैं, हमको लगता है कि बहुत गंभीर विषय है। ऐसा और कई मामले होंगे जो माइनिंग को लेकर के, चाहे बीसीसीएल या अन्य लोग जो माइनिंग कर रहे हैं, इस तरह की स्थितियां बनी होंगी। राजस्व का भी मामला है और इसमें माफियागिरी का भी मामला है। इसका उच्च स्तरीय जांच निश्चित रूप से विभाग से हम चाहते हैं कि विभाग इस पर जांच करे, 3 महीना के अंदर में इसका रिपोर्ट दे और जो भी लोग इससे हैं सीएमडी लेवल पे और उनके जीएम लेवल पे भी इसकी बैठक होकर के इस पर हम लोग समीक्षा कर लें। और यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसका आउटपुट एकदम ऐसा है तो हमको कोई ऐतराज नहीं है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए और बहुत बड़ा मामला लगता है। यदि आप चाहें अध्यक्ष महोदय तो इस पर आप नियमन भी दे सकते हैं उन माननीय सदस्य के हिसाब से। गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय। सौगुना गंभीर मामला है। निहायत गुंडागर्दी चल रही है और ये लोग नदियों में भी ओवरबर्डन को गिरा दे रहे हैं। एक कमेटी बने सदन की, जांच करे और कैसे एक ही कंपनी को 5-5 6 आउटसोर्सिंग मिल जाता है। इसमें बीसीसीएल की मिली भगत है और बीसीसीएल पर कार्रवाई होनी चाहिए। बोलिए जयराम जी। अध्यक्ष महोदय, निसंदेह माननीय चंद्रदेव महतो, अरूप चटर्जी ने जिस विषय को सदन में रखा है काफी गंभीर विषय है और हमें लगता है इस विषय को लेकर हमारे कोयलांचल से आने वाले तमाम जो विधायक हैं वो समर्थन रखते हैं, क्योंकि आए दिन इस प्रकार की घटनाएं, मैंने पहले दिन आपको अवगत कराया था कि किस प्रकार से लोग अपना जमीन, उनका जमीन है, अधिग्रहण किए बिना उस जमीन पर खनन का कार्य हो रहा है और जब ग्रामीण नियोजन मुआवजे की मांग करते हैं तो अभी कंपनी क्या है कि अलग से अपना लठेत रखी हुई है। ये लोकतंत्र में कहीं ना कहीं लठेत तंत्र चल रहा है अध्यक्ष महोदय, इसलिए एक कमेटी हो और बिल्कुल उन पर कार्रवाई किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ेगा अध्यक्ष महोदय, इसलिए एक कमेटी बनाई जाए और इन पर कार्रवाई करी जाए, मैं ये आपसे मांग करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, 1 सेकंड मंत्री जी, 1 सेकंड। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे धनबाद जिला का ही मामला नहीं है, ये मामला पूरा कोयलांचल का है। ये आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा बीसीसीएल, आम मजदूर हो, आम रैयत हो या सरकारी जमीनों का, एक तरह से वो लोग जो है सरकारी जमीनों का भी वो लोग रैयतों के साथ साथ ये कर रहा है अध्यक्ष महोदय। और मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय कि ये जो देवप्रभा कंपनी है, ये कंपनी आज के समय में धनबाद जिला के अंदर में पूरा आतंक मचा के रखा है। अभी माननीय सदस्य अरूप चटर्जी ने कहा कि प्रशासन उसके साथ नहीं है, उसके अंदर में नहीं है, प्रशासन उसके अंदर में है, प्रशासन के अंदर वो नहीं है। आप समझ लीजिए कितना मन बढ़ा हुआ है और राजनीतिक रूप से इतना वो प्रभाव बना के रखा है कि आज के समय में वहाँ के लोग, मजदूर हो, किसान हो, रैयत हो, सभी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अध्यक्ष
मेरा आपको आसन से कहना है और माननीय मंत्री महोदय से कहना है कि एक विधानसभा की कमेटी बने और विधानसभा की कमेटी उसकी जांच करे और निष्पक्ष रूप से जांच आ जाएगा तो हमको लगता है कि सरकार को भी राजस्व का फायदा होगा और आम लोगों को भी राहत होगा। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सिग्नेचरी तो हम लोग नहीं है, लेकिन जब मामला सदन में माननीय सदस्य लोग रख रहे हैं तो कोयलान चंद्र महोदय, आए दिन इस तरह की घटना विस्थापितों के साथ हो रहा है, रैयतों के साथ हो रहा है कि बगल में ही बीसीसीएल के गोंदुडी में 3 महिला महोदय महीना 2 महीना के पहले जमीन दोज हो गया, उसके बाद भी बीसीसीएल जो है नकार देती है। इसलिए माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है जो आप पर नियमन देने का, निश्चित रूप से समिति बनाए और आगे बढ़े। माननीय मंत्री, जैसे माननीय सदस्यों का विचार है और जो गंभीर है सदन इस मामले को लेकर, ऐसे तो कि सरकार को भी लोग चैलेंज कर रहे हैं, मैंने प्रशासन उसकी व्यवस्था के अंदर आ रही है, तो बहुत गंभीर आरोप है अध्यक्ष महोदय, और ऐसा कभी विभाग या सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए हम लोग आने वाला दिन में भूमि जांच पड़ताल आयोग भी जरूर करेंगे। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ पूरे राज्य के परिसर में, लेकिन इस स्पेसिफिक विषय पर मेरा भी आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय की विधानसभा कमेटी आप जरूर बनाए और निष्पक्ष जांच हो। ठीक, मंत्री जी के मत पर सहमत हैं, उसका सूचना आप लोगों को दे देंगे। माननीय सदस्य सुरेश पासवान जी, हो गया सुरेश पासवान जी। अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया है। ओ, बोलिए। तो मैं पूछता हूँ माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। का सवाल जो है वो भी अधिकृत किया है उनको। हाँ, वो अधिकृत किए हैं और सरकार ने बहुत स्पष्ट उसमें जवाब भी दिया है। जो वर्तमान संकल्प है उसके हिसाब से प्रखंड बनने का अर्था पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है और हम लोग आवश्यकता पड़ेगी तो उस संकल्प को और रिलैक्स करके नए प्रखंडों का निर्माण करेंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों से आग्रह किया था, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो प्रखंड हैं उनकी संरचना का कोई प्रारूप आप लोगों की तरफ से भी मिलेगा तो सरकार उसको कंसिडर करेगी। चलिए, ये बात आ गया है, होगा। ये धन्यवाद। माननीय सदस्य मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है, पूरक हम पूछ लेते हैं महोदय। पूछ महोदय, जिन जिन प्लॉट का जिक्र किया गया है, इन प्लॉट में अभी जब ये प्रश्न आया तो अभी उपायुक्त धनबाद के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकारी अधिवक्ता से संपर्क स्थापित हम कर रहे हैं। तो महोदय, आप सरकारी अधिवक्ता से मंतव्य मांग ही रहे हैं और वहाँ जो है माफिया भूमाफिया जो है सरकारी जमीन को में काम कर रहा है महोदय। इसलिए मेरा कहना है कि उस काम को तत्काल रुकाया जाए और माफिया से मुक्त कराया जाए महोदय। बाकी नहीं तो ये तो गैर आबाद खाता की जमीन सब घेर घेर के लोग कर रहा है महोदय। इस माननीय मंत्री जी। ये जो मामला माननीय सदस्य की चिंता है, ये क्योंकि सरकारी प्रक्रिया है, किसी कार्रवाई में विधि सलाह लेने की, इसलिए उपायुक्त के माध्यम से सरकार भी चाहती है कि परामर्श मिले, उसके बाद इस पर कार्रवाई। या स्पष्ट जवाब में हम लोग ने किया है। माननीय सदस्य, विधि परामर्श के उपरांत कार्रवाई करेंगे। महोदय, एक तरफ जवाब में है महोदय कि गैर आबाद खाते की 6 एकड़ से अधिक है, तो तत्काल सरकार तो काम रोक ही नहीं सकती महोदय। अगर काम ये तो कोई रैयत की जमीन है, सरकारी जमीन है, और सरकारी जमीन को गलत तरीके से अगर बंदोबस्त करके मिली पदाधिकारी मिली भगत से अगर ये हो रहा है तो काम रोकने में क्या आपत्ति है? हम जानना चाहते हैं कि सरकार इसको कैसे संरक्षण। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चिंता वाजिब है।
लेकिन चूंकि उक्त भूमि के संबंध में इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन नंबर 5 धनबाद PS नंबर 186/2012 के माध्यम से दायर बात के आलोक में कुल इतना एकड़ भूमि अवैधता के पक्ष में आदेश पारित किया गया। तो कोर्ट का भी मामला इसमें है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए इस पर अधिवक्ता का महाधिवक्ता का ये राय के बाद ही इस पर कार्रवाई हम लोग चाहते हैं, ताकि उसमें लीगली कोई अड़चन नहीं है। 3 महीना हम समय देते हैं अध्यक्ष महोदय, 3 माह के अंदर पेश मान जाइए माननीय वरिष्ठ सदस्य। मानने का तो मान ही जाएंगे महोदय। 3 महीना जो बता रहे हैं, माननीय मंत्री से कहना है कि उच्च न्यायालय में दायर करने की कार्रवाई की जाएगी महोदय, तो ये कार्रवाई कब तक होगी महोदय? बहुत जल्दी हम लोग इस पे निर्णय लेंगे अध्यक्ष महोदय। ठीक, लिखवा लेते हैं। माननीय सदस्य नमन बिस्कल कोंगाड़ी जी, एक आ रहे तो 4 प्रश्न लेने दीजिए, बहुत लंबा हो गया। अध्यक्ष महोदय, और बात किसी समय अवसर पर पूछ लीजिएगा। ठीक। अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य प्राप्त है। हमारे राजकर्मियों का मामला है DA को लेकर अध्यक्ष महोदय, क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई है भाजपा की गलत नीतियों के कारण। इनका मानना है अध्यक्ष महोदय कि जो केंद्रीय कर्मियों के तर्ज पर इनका भी महंगाई भत्ता दिया जाए, और सरकार कुछ बातों को स्वीकार कर रही है। तो यही कहना है कि इसी वित्तीय वर्ष में एरियर के रूप में जो भत्ता है इन्हें उपलब्ध करा दिया जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार अपने राज्य के सरकारी सेवकों के लिए केंद्रीय सेवा शर्तों सहित केंद्रीय वेतन संरचना अनुमान्य करने का सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान किया है। महोदय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या 11/2020 दिनांक 22/7/2021 के द्वारा केंद्रीय कर्मियों को दिनांक 1/7/2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर को 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया गया। इस वृद्धि में दिनांक 1/1/2020 और 1/7/2020 एवं 1/1/2021 को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें सम्मिलित की गईं। पूर्व में अवधारित महंगाई भत्ता की दर दिनांक 1/1/2020 से 30/6/2021 तक की अवधि के लिए 28 की जगह 17% ही देने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। उसके आलोक में सरकार अपने उत्तर में ये कह रही है, चूंकि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मियों को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं देने का निर्णय लिया गया है, अतः राज्य सरकार के समक्ष उक्त अवधि का महंगाई भत्ता का बकाया देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्र सरकार जब ये निर्णय लेगी कि उक्त अवधि जो बकाया राशि है, उक्त अवधि में 17% की जगह पर 28% बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार भी केंद्रीय सरकार के उस निर्णय के आलोक में कार्रवाई करेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य सरकार के जो कर्मी हैं उनके मनोबल को और बढ़ाने के लिए हमारी सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए, ताकि हम उनसे बेहतर सेवा ले पाएं। माननीय सदस्य मनोज कुमार यादव जी। माननीय सदस्य मनोज कुमार यादव जी। सर्वश्री निर्मल महतो। माननीय सदस्य सर्वश्री निर्मल महतो। माननीय सदस्य प्रकाश राम जी। माननीय सदस्य प्रकाश राम जी। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, हो गया केंद्रीय आपका जवाब। अब अध्यक्ष महोदय, अब आगे बढ़ गया।
वो तो बता दिया मंत्री जी, केंद्र के निर्णय के उपरांत आपका भी होगा। हो गया। मेरा जो प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, इस राज्य के लाखों गरीबों के हित से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आज से कई वर्ष पूर्व झारखंड नहीं अपितु पूरे देश के करोड़ों निवेशकों ने, गरीब परिवारों ने गहने जेवर बेच करके, जमीन बेच करके सहारा इंडिया के भिन्न भिन्न कंपनियों में निवेश किया पैसों को। आसान्वित था कि पैसे कुछ वर्षों के बाद वापस आएगा तो परिवार की आवश्यकता के अनुसार काम करेंगे। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कई वर्ष बीत गए, पैसे की वापसी नहीं हुई अध्यक्ष महोदय। और भारत सरकार यदि मजबूती से खड़ी होती निवेशकों के, गरीबों के हक में, तो वो पैसे मिल जाते। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि देश की सत्ता पर ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें गरीबों के हित से मतलब नहीं है। वो तो सहारा इंडिया कंपनी जैसे हितकारी लोगों के पक्ष में खड़ी होती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सदन से माननीय उच्चतम न्यायालय को कि जिन्होंने गरीबों को न्याय देने के लिए उनके हक में फैसला लाया। जिस फैसले का जिक्र इस उत्तर में किया गया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस फैसले के भी यह जो आदेश आया अध्यक्ष महोदय 29/3/2023 को पारित हुआ, 2 साल बीत गए। 2 साल बीत जाने के बाद भी अब तक झारखंड के निवेशकों को पैसे की वापसी नहीं हुई। मेरा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। और जैसा आप भी कह सकते हैं, सदन भी कहेगा, एक लोग कहेंगे कि राज्य की भी ड्यूटी बनती है हम इन गरीबों के साथ मजबूती से खड़े हों, उन्हें हक दिलाने में, उनके निवेशकों के पैसे को वापस करने में। इसीलिए मेरे 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं। वैसे उत्तर में सारी चीजें अंकित की गई है अध्यक्ष महोदय कि आदेश पारित हुआ है। आदेश पारित होने के बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास पैसे भी जमे हैं, उन्हीं को निवेशकों की सूची जारी करनी है ताकि पैसे की वापसी हो सके। ये सारे काम लंबित पड़े हैं अध्यक्ष महोदय। मैं सरकार से सीधा प्रश्न कर रहा हूँ, क्या जो मैंने पहले आग्रहपूर्वक कहा कि राज्य सरकार की भी ड्यूटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है, क्या राज्य सरकार एक पोर्टल का निर्माण करेगी? क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जो सफिशिएंट नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर में वो अंकित नहीं है, लेकिन मैंने जो जानकारी उपलब्ध की है, जो मुझे पता है, वो तो सरकार बताएगी कि मेरा ज्ञान कितना सही है, कितना गलत है। इन्होंने टोल फ्री, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। सरकार एक पोर्टल बनाए। मेरा आग्रह होगा जिस पोर्टल में यह जो निवेशक है, जिन झारखंड गरीबों ने, निवेशकों ने पैसे को निवेश किया है, वो उसमें अपने नाम को अंकित कर सके, अपने पूरे प्रमाण के साथ कि हमने कितना निवेश किया है, ताकि सरकार इन नामों को सूचीबद्ध कर सके। पहला मेरा प्रश्न है, क्या सरकार ऐसे करेगी? ये मेरा पहला प्रश्न है। महोदय, माननीय ध्यानाकर्षणकर्ता प्रदीप यादव जी ने ये जानना चाहा है कि निवेशकों की जो राशि है और उस राशि को भुगतान कराने के संदर्भ में राज्य सरकार ने क्या दायित्वों का निर्वहन किया है। और आपने एक सुझाव भी दिया है कि इस तरह का पोर्टल राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाए जिसमें जितने लोगों ने निवेश किया था उनका नाम, उनकी सूची आ जाए। मैं समझता हूं कि यही भावना आती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये जानकारी देना चाहता हूं कि सहारा इंडिया के विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटी में झारखंड राज्य के निवेशकों द्वारा निवेशित राशि वापस करने एवं शेष भुगतान की जाने वाली राशि के संदर्भ में हम लोगों ने सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को कई बार पत्र लिखा है। महोदय, मैं उसकी जानकारी भी माननीय सदस्य को देना चाहता हूं कि एक तो 16/12/2022 पत्रांक भी है
17/4/2023, 22 जून 2023, 15 दिसंबर 2023, 9 फरवरी 2024 और 30 जनवरी 2025। और ये हम लोगों ने, राज्य सरकार ने 6 पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब महोदय नहीं आया है। हम फिर संबंधित संस्था को स्मारित करेंगे कि राज्य हित में आप वो सूचनाएं राज्य सरकार को दें। मैं थोड़ा आगे भी बढ़ के कहना चाहता हूं, ये बात तो मैंने सोचा है कि जब 6 पत्रों का उत्तर नहीं आया तो क्यों ना हम राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी को एक बार व्यक्तिगत रूप से दिल्ली भेजें और सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से यह अनुरोध करें कि 6 पत्र हम लोगों ने लिखा है, अभी तक आपका जवाब नहीं आया है, आप बताएं कि आगे की कार्रवाई आपके द्वारा क्या की जा रही है। और एक चीज आपने ये जो जानना चाहा है या फिर जो सुझाव आपने दिया है, आपने ये जो सुझाव दिया है कि पोर्टल एक ऐसा सृजित किया जाए जिस पर सभी निवेशित अपने बारे में विस्तार पूर्वक कह सके। महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगा कि यदि राज्य सरकार के पास निवेशकों का कोई सूची नहीं है, तब हम ये प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि सभी लोगों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सरकार को भी प्राप्त हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार को सहयोग करने का ही प्रयास किया। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये कहा कि आपके पास सूची है नहीं, अगर सूची है तो सरकार कहे कि नहीं मेरे पास सूची उपलब्ध है, पोर्टल की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि आपने एक टोल फ्री नंबर भी दिया था, जिसमें कुछ निवेशकों ने अपने नाम भी अंकित कराए होंगे टोल फ्री नंबर के माध्यम से। इसीलिए हमने कहा कि पोर्टल। और दूसरी बात, मैं भी वही बात चाहता हूं कि आप 2 सेक्रेटरी स्तर के नोडल पदाधिकारी नामित करें जो इस समस्या के लिए सीरियस हो, गंभीर हो और इस पर लगे। और मैं कह सकता हूं आपके दावे के साथ, जिस दिन सरकार 2 सेक्रेटरी स्तर के पदाधिकारियों के इस काम के लिए नामित करेगा और उनके कदम कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के यहाँ जिस दिन पढ़ना शुरू होगा, जो 6 पत्र आपने दिए, अगर 6 बार उनके यहाँ घंटी लोगों ने बजा दिया तो इस काम को आसानी मिलेगी, झारखंड के हक में दिला पाएंगे। ये मेरा विनम्र आग्रह होगा। और क्योंकि आपके नियंत्रण में है नहीं वो मुझे पता है, आपको भी पता है कि नियंत्रण भारत सरकार का है, लेकिन हम अपने हक में, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने अब भी कई बार घोषणा किया कि सहारा इंडिया के निवेशकों को हम हक दिला के रहेंगे। यहाँ तक कि मैनिफेस्टो में भी इसे शामिल किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार ने मैनिफेस्टो में भी डाला है। जब ये चीजें डाली है तो हम सबकी ड्यूटी बनती है उसके पक्ष में मजबूती से खड़े हों और प्रयास ऐसे हों जो सार्थक हो, जो दिखे, केवल मैंने खाना पूर्ति के प्रयास ना हो। इसीलिए हम 2 पदाधिकारी सरकार नामित करे, उत्तर तो दे कि भाई 2 पदाधिकारियों को हम नामित करेंगे और पोर्टल का हम निर्माण करेंगे। महोदय, महोदय, यद्यपि माननीय सदस्य ने किसी पदाधिकारी को नियुक्त कर केंद्र सरकार के संबंधित एजेंसी से बात करने का आग्रह नहीं किया था, इसके बाद भी आपकी भावना और जो हमारे सरकार की भावना है, हेमंत सोरेन जी की नेतृत्व वाली सरकार की भावना है कि जो निवेशक जिन्होंने पूंजी का निवेश किया वो पैसा दिलाना ये हम सबों की जिम्मेवारी है। इससे इतना तो स्पष्ट हो गया कि 6 पत्र लिखने के बाद भी कोई जवाब उधर से नहीं आया है। हमारे जो निवेशक हैं उन्होंने कितनी पूंजी लगाई है इसके बारे में हमारी कोई सूचना नहीं है, सारी सूचनाएं उनके पास है। हम उनसे मांग रहे हैं, उन्होंने नहीं जवाब दिया है, इसीलिए मैंने अपनी ओर से ये निर्णय लिया है। अब वो पदाधिकारी अधिकारी की संख्या 1 हो या 2 हो, 2 भी जाएंगे तो उतना ही प्रभावकारी होंगे, 1 भी जाएंगे तो उतना ही प्रभावकारी होंगे। मैं ये कह रहा हूं और मैं निर्देश भी दूंगा राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी को कि वह जाएं और विस्तार से वहां से सूचनाएं प्राप्त करके लाएं।
श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन। अध्यक्ष महोदय जी, ये प्रश्न मैंने किया था कि हमारे झारखंड में जैसे विभिन्न राज्यों के द्वारा अपनी अंतर्राज्यीय राज्य सीमाओं पर दूसरे राज्यों से आ रही वाणिज्य वाहन आदि की जांच करने के उद्देश्य से चेक पोस्ट की स्थापना की गई थी। सर, उसका जवाब आया था कि ये कैंसिल हो गया था 2017 में, लेकिन 2018 में इसे ऑनलाइन चेक पोस्ट पोर्टल के माध्यम से शुरू किया था और इसमें वित्तीय वर्ष 18 से लेकर के 25 तक सर उन्होंने अलग अलग साल का दिखाया है, 1 करोड़ से लेकर के अब तक 23 करोड़ तक का। सर, मेरा ये कहना है क्योंकि ये जो राज्य अंतर्राज्यीय सीमाओं को कनेक्ट करते हैं सर, ये परिवहन विभाग के चेक पोस्ट में सिर्फ हमारे के माध्यम से सर एक्साइज ड्यूटी, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन फी, परमिट फॉर द कमर्शियल व्हीकल सर इनके लिए भी होता है, ताकि अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो ये हमें सही मात्रा में हमारे झारखंड राज्य को मिल सकता है। और आप जानते ही हैं, सबको ही जानता है कि झारखंड एक खनिज संपदा राज्य है और हमारे यहाँ से सड़क के माध्यम से ही दूसरे राज्यों में खनिज भेजा जाता है। तो सर, स्टेट जीएसटी की वसूली पर भी इसके माध्यम से हमारा सकारात्मक असर पड़ेगा। सर, मेरा बस ये आकृष्ट में ये कराना चाहती हूँ सर, ऑनलाइन है, अगर ये 10 चेक पोस्ट जो ऑनलाइन किए गए हैं सर, उसमें ये सिर्फ परिवहन विभाग का नहीं, हमारे झारखंड के अलग अलग विभागों को भी कनेक्ट करता है, सो दैट कि हमारे झारखंड के जो रेवेन्यू है सर वो बढ़ सके, क्योंकि 23 करोड़ सर एक साल में बहुत कम होता है और इस पे ये हम अधिक मात्रा में अगर हम लोग इसको लाएंगे तो सर हमारे झारखंड का ही रेवेन्यू बढ़ेगा। सर, मैं इसी में ध्यान आकृष्ट। माननीय मंत्री जी, चेक पोस्ट बनाने का संबंध। जी अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कल्पना मुर्मू सोरेन जी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो विषयों को उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण था। पूर्व में ये चेक पोस्ट काम करती थी, लेकिन किसी कारणवश इसको बंद किया गया था और ऑनलाइन शुरू होने के बाद से जो आंकड़ा दिया गया है, सही बात है कि ये कम है। हमको लगता है कि इस पर राज्य सरकार को गंभीरता से हम लोग विचार करेंगे इस पर, क्योंकि बात सही है। जैसे माइनिंग क्षेत्र में भी ट्रांसपोर्टेशन का मामला है और एक्साइज में भी जैसे बाहर से वाइन वगैरह आता है बिना ये करके, तो उसका एंट्री का भी मामला है और विधि व्यवस्था का भी मामला है, क्योंकि चोरी और ये सब चीजें होगी, माफियागिरी, तो उस सब का भी मामला है। इसलिए हमको लगता है कि बगल राज्यों से भी हम लोग इसका एक स्थितियों को आकलन करने और जैसे कि दूसरे जगह पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वगैरह का भी निर्माण है और इसको हम लोग फिर से चालू करेंगे। और हमको लगता है अध्यक्ष महोदय कि माननीय सदस्य का जो चिंता है, 23 करोड़ नहीं 100 करोड़ से भी अधिक राजस्व की प्राप्ति होने की संभावना, इसलिए हम लोग इस चेक पोस्ट को पुनर्निर्माण करेंगे। धन्यवाद। सर, यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये सवाल शायद से मैंने बहुत देर में उठाया, किसी ने उठाया नहीं होगा। सर, 7 साल हो चुके हैं और सर 7 साल में हम लोगों ने बहुत खोया है। तो सर, अगर ये प्रयास, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने जो बताया है, मैं यही बस कहना चाहूँगी कि जितनी जल्दी अगर ये शुरुआत हो सके, क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये सवाल हमारे झारखंड के रेवेन्यू का है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ट्रेजरी में आए, ताकि हमारे झारखंड की जनता को इसका सीधा लाभ पहुँच सके। अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर के परिवहन विभाग के द्वारा हम लोग ने चेक पोस्ट निर्माण करने का और MVI सीट क्रिएशन का भी मामला विभाग के स्तर से चल रही है और हमको लगता है कि 3 माह के अंदर में इस पर निश्चित हम लोग कार्रवाई कर देंगे। ठीक, कुछ बोलना चाह रहे थे मंत्री जी? और बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, मैं इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, ये राज्य के राजस्व से भी जुड़ा हुआ मामला है। मैं बधाई देता हूँ माननीय सदस्य जी को कि राज्य हित में इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आपने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में लाया है। आप बधाई की पात्र हैं। महोदय, मैं तो अपने सहयोगी मंत्री जी से भी यह अनुरोध करूंगा और अपनी ओर से भी यह प्रयास करूंगा कि सीमावर्ती क्षेत्र में चेक पोस्ट नहीं होने के कारण मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है, सरकारी आकलन मैं नहीं बता रहा हूं, और सर शायद वाणिज्य कर विभाग की ओर से एक मोटे तौर पर आकलन किया गया होगा या नहीं किया गया होगा, मुझे जानकारी नहीं है।
लेकिन व्यक्तिगत मुझे जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं कि कम से कम 250 से 300 करोड़ रुपए का राजस्व की क्षति झारखंड को हो रही है। इसलिए मैं भी अपनी ओर से वित्त विभाग के मंत्री होने के नाते और हमारे सहयोगी जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, वो भी काफ़ी इस मामले में संजीदा हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि 3 महीने के अंदर परिवहन विभाग के अधिकारी सरकार को यह प्रतिवेदन दें कि किस तरह, किन प्रक्रियाओं के साथ हम अपने सीमावर्ती क्षेत्र में चेक पोस्ट का निर्माण करेंगे। चलिए, प्रभारी मंत्री प्रभारी कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, कृषि प्रभारी। मैं प्रस्ताव करती हूं कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 24 अरब 21 करोड़ 8 लाख 16 हजार रुपए से अधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें श्री सत्येंद्र नाथ